चाह रहा था, आई हैव गिवन 6 मेंस, तो मतलब 6 बार प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है, और कई बार कभी कभार 30-35 मार्क्स के गैप से भी किया है। और 2017 से मैं एक सर्विस में हूं, वो छोड़ देते हैं किस में हूं। लेकिन मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि पहली बात तो अपनी क्रेडिबिलिटी थोड़ी सी साबित कर रहा हूं कि मैं जो बोलूंगा उसमें कुछ सब्सटेंस है, क्योंकि वो ट्राइड एंड टेस्टेड है ना। और रिकॉर्ड क्यों नहीं करा रहा हूं, क्योंकि वो अब मैं चाहता हूं कि अब रिकॉर्ड चालू कर लूं। ऑन। तो अब आई एम नॉट वेरी गुड एट मगिंग अप, तो आई हैड टू स्ट्रगल अ लॉट। मैं बहुत मेहनत किया हूं जब अपने टाइम पे तैयारी कर रहा था, तो इंटरव्यू वगैरह से पहले और उसके ऐसे के पहले स्पेशली मैं 3-4 घंटे सिर्फ कोट्स रटता था। तो अभी रटने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए पढ़ के बता देता हूं। तो इस कोट के पर्सपेक्टिव में आगे मैं जो भी बोलूंगा उसको लेना है, ठीक है। स्वामी विवेकानंद had said, do not believe a thing because you have read about it in a book. Do not believe a thing because another man has said it. Do not believe in words because that they are hallowed by tradition. Find out the truth by yourself. Reason it out. This is realization. तो मैं ये क्यों कह रहा हूं? I myself know a lot of officers who have followed a particular way. उन्होंने एक तरीका अपनाया, बट वही तरीका अपना के दूसरा हो सकता है पास ना हुआ। कुछ लोग मिलेंगे एस्पिरेंट्स जो बोलेंगे न्यूज़पेपर पढ़ने से ही क्लियर हो गया, कुछ बोलेंगे कि न्यूज़पेपर कभी पढ़ा ही नहीं तब भी क्लियर हो गया, कुछ बोलेंगे लक्ष्मीकांत कभी उठा ही नहीं तब भी क्लियर हो गया, कुछ बोलेंगे लक्ष्मीकांत को 32 बार पढ़ा है तब भी क्लियर नहीं हुआ, है ना। तो इसीलिए एक और इंसिडेंट, एक बार बोध गया गया था मैं, तो बोध गया में कुछ जुगाड़ से हम थोड़ा पहले घुस गए लोगों से, तो वो बोधि ट्री के नीचे बैठे थे, तो पत्ते रखे हुए थे वहां, हम लोग चुपचाप बैठे हुए थे। जैसी भीड़ आई तो भीड़ ने पत्तों पे चपट्टा मारा, पत्ते घर ले जाने थे उन्हें। कोई है वहां से आसपास से, तो वो जानते होंगे ऐसा होता है। तो एक वहां पे मॉन्क मेडिटेट कर रहे थे, तो वो मॉन्क ने ऐसे पीछे मुड़ के बहुत धीरे से बोला, वो बात मेरे अंदर रजिस्टर हो गई कि ज्ञान पत्तों में नहीं है। पर वो लोग को तो ले जाना था, उनके लिए तो अचीवमेंट वही था। तो ज्ञान पत्तों में नहीं है से मेरा मतलब क्या था कि ज्ञान किताब में, अगर ज्ञान किताब में होता तो हर पढ़ने वाला क्लियर कर लेता, है ना। तो उससे आपने क्या ग्रैस्प किया उसमें बात। अब आगे बढ़ते हैं, नहीं तो थोड़ी देर में ये प्रवचन हो जाएगा और मैं भक्तजनों बोल दूंगा। स्टार्ट करें वो प्रेजेंटेशन। हाँ, तो मेरा नाम अक्षय उपाध्याय है, ये तो रह गया। और मैंने काफी अटेम्प्ट्स दे रखे हैं, जो बता ही दिए मैंने पहले कितने। और पहले मैं बताऊंगा स्टार्ट से इनिशियली हमें करना क्या है, मतलब जो जो मुझे बोलना है, उसके बाद वी विल टेक क्वेश्चंस। अगर बीच में कोई इतना तेज क्वेश्चन आ जाए कि रुक ना पाए तो हाथ खड़ा कर देना, ठीक है। सो सबसे ज्यादा बड़ा बैरियर क्या है यूपीएससी में? प्रीलिम्स है, स्टैटिस्टिकली भी, मेंटली भी, फिजिकली नहीं। फिजिकली तो मेंस ही है, 9 दिन 3-3 घंटा लगातार, तो फिजिकली वो है। मेंटली भी कुछ हद तक जवाब दे रहे हो तो वही है, लेकिन जो किसी चीज का दिमाग में चलता रहता है, मैं ऐसा तो कोई लोग बैठा नहीं जिसको हिंदी समझ नहीं आता। एक्चुअली ये वीडियो हिंदी मीडियम के लिए भी प्ले करेगा, इसलिए मैं मिक्स्ड लैंग्वेज यूज करूंगा। somebody here who doesn't understand हिंदी at all, ठीक। तो हाँ, प्रीलिम्स बैरियर इसीलिए है क्योंकि स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग 8 से 9 लाख फॉर्म भर रहे हैं, थोड़ा सा इधर उधर हो सकते हैं मेरे नंबर्स, और उसमें से गिने चुने 12 से 13 हजार लोग मेंस दे रहे हैं। तो सबसे ज्यादा फिल्टरिंग आउट इधर हो रही है, एंड फिल्टरिंग आउट का आलम यह है कि एक गलत क्वेश्चन पे 1 साल रिपीट हो सकता है। ये मेंस में नहीं है। मेंस में इफ यू आर एट अ सर्टेन लेवल देन प्रोबेबली आईएएस की वजह आईआईपीएस मिल जाएगा ऐसी गलती पे, लेकिन यहाँ पे सीधे साल रिपीट हो जाएगा। सो मच सो दैट द लास्ट टॉपर हैड क्लियर्ड इट बाय अ वेरी थिन मार्जिन एंड देन वेंट ऑन टू बिकम अ टॉपर, ठीक है। तो ये स्लाइड होगा, कैसे होगा? नेक्स्ट पे होगा। ये क्लियरली दिख रहा है क्या अपनी स्क्रीन पे? क्लियर नहीं है, ठीक है। तो पंचनामा पुलिस करती है, सुना है क्या? पंचनामा में क्या करते हैं, 5 लोगों से स्टेटमेंट्स लेते हैं, है ना। और 5 लोगों से स्टेटमेंट लेने का पर्पस ये होता है कि वो ये जानना चाहते हैं व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग।
व्हाट व्हेन व्हाई हाउ हु को अपनी वो बना लो एकदम तलिस्मान, व्हाट व्हेन व्हाई हाउ हु। तो किसी भी चीज को जब क्वेश्चन भी डील करोगे तो वैसे कर सकते हो, और अभी मैं जो क्लास ले रहा हूं मैं भी उसी टर्म्स में कर सकता हूं। सबसे पहले वी विल ट्राई टू फिगर आउट व्हाट वी हैव टू रीड, पढ़ना क्या है ना, फिर हम जानेंगे कैसे पढ़ना है, कैसे पढ़ना है में हम देखेंगे नोट मेकिंग कैसे करते हैं। अब वही पहली बात विवेकानंद को याद रखना, लेकिन कुछ लोग बिना नोट बनाए भी बन गए, कुछ लोग बहुत सारा नोट बना के भी नहीं बने, तो स्वाद अनुसार। टाइमलाइंस टू वर्क ऑन, मतलब अब फिर सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, अभी से पढ़ दें प्रीलिम्स के लिए, या 3 महीने पहले पढ़ें कि 4 महीने पहले पढ़ें, इस बार सिर्फ फ्री निकालते हैं, इस टाइप की चीजें बहुत सारे डाउट्स रह जाते हैं ना। फिर आता है करंट अफेयर्स, पेपर पढ़ना है कि नहीं, मंथली मैगजीन भी पढ़ लूं, डेली भी पढ़ लूं, उसके बाद पीटी वीटी जो कंपाइलेशन आते हैं सब जगह के वो भी पढ़ लूं, तो ये बड़ा दुविधा वाली बात हो जाती है हम सबके लिए। फिर एक बाद में मैं वर्ड ऑफ कॉशन दूंगा कि क्या क्या तो बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है, और फिर क्वेश्चंस ले लेंगे हम जो कि बहुत तेज नहीं आ रहे होंगे। बढ़ नहीं रहा, अच्छा पेंसिल ऑन है, ओके ये भी ठीक है। हाँ तो जो हम बात कर रहे थे, दिस इज द स्टेज वेयर कंपटीशन बहुत कट थ्रोट है ना, सिलेक्शन के लोग बहुत कम है। बेटर, ठीक। तो आई हैव फ्रेंड्स जिन्होंने मेंस दिया, इंटरव्यू दिया, उसके बाद अगली बार वही 0.68 मार्क्स से छूट गया, एंड दिस गाय वाज इन सर्विस, देन ही रियलाइज कि चलो रेवेन्यू सर्विस ही ठीक है, जब 0.68 वाला उसके साथ हो गया। तो अब सबसे पहले हम जो डील करेंगे कि स्टैटिक और डायनामिक, ये सोचते होंगे आप करंट अफेयर ज्यादा पूछ रही है यूपीएससी, नहीं इस बार तो सिर्फ स्टैटिक आया था। तो कभी भी यूपीएससी किसी भी एक चीज के ऊपर रिलाय ऑन नहीं करती, मतलब वो भी नहीं चाहेगी ना कि एक ऐसा कैंडिडेट मेंस दे रहा हो जिसने सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़ा था, या सिर्फ ऐसा दे रहा हो जिसने सिर्फ स्टैटिक ही पढ़ा था। बट मैं ये बोलूंगा कि व्हाट इज प्रिडिक्टेबल स्टैटिक, तो जो प्रिडिक्टेबल है मैं उस पर पहले ध्यान दे लूं, मतलब विराट कोहली खेलने जाएगा तो पहले स्विच ही ट्राई ना करे, पहले तो कवर ड्राइव स्विच स्विच पे ना जाके हुक पहले कर ले, पहले हम वो सेफ गार्ड कर ले, उसके बाद देखेंगे आगे क्या करना है। तो उस पे बाद में आते हैं, पहले हमेशा आपको मेरे हिसाब से, अगेन इट इज अप टू यू, बट ऑलवेज ट्राई टू टेक स्टैटिक इन योर स्ट्राइड। वंस यू हैव स्टैटिक अंडर कंट्रोल यू फील ऑटोमेटिकली वेरी कॉन्फिडेंट, एंड अगर आप पिछले 6 साल के पेपर एनालाइज करना चाहो तो कर लेना, एंड जस्ट मार्क आउट द क्वेश्चंस व्हिच आर ट्रूली एंड ओरिजिनली ओनली स्टैटिक, सिर्फ मार्क करना उनको, एंड सी कि शायद सिर्फ ये करने से कट ऑफ क्लियर हो जाता। बट हैविंग सेड दैट, स्टैटिक इज ड्रिवन फ्रॉम करंट अफेयर्स, स्टैटिक तो बहुत बड़ा सी है, उस सी में से एग्जैक्टली कौन से छोटे से पार्ट से वो क्वेश्चन पूछेंगे, दैट इज मोस्टली डन थ्रू करंट अफेयर्स। तो योर रेडार इज करंट अफेयर्स, रेडार डिटेक्ट्स कि कहां से आ रहा है स्टैटिक, ठीक है, और फिर कुछ क्वेश्चंस ट्रूली करंट अफेयर से भी होते हैं। बट करंट अफेयर का ऐसा है ना कि जब आपने इतना करंट अफेयर्स पढ़ा होता है तो कई बार ऐसा हो जाता है कि एक स्टेटमेंट होती है, एक क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज एक्स फ्रॉम, उसके बाद उसके 4 ऑप्शन है, अब वो चारों ऑप्शन करंट अफेयर्स में थे, आपने चारों पढ़े, तो आपको लगता है यार ये तो चारों पढ़े थे, अब एक्स से एग्जैक्टली कौन सा वाला एसोसिएटेड था वो याद नहीं आता, होता है ऐसा, मेरे साथ हुआ है कई बार, ऐसे लोग हैं जिन्होंने मेंस लिखा पहले, हाँ ठीक है। तो ऐसा जब होता है तो इसीलिए अगर आप जब तक करंट अफेयर्स को किसी पर्सपेक्टिव या कॉन्टेक्स्ट में नहीं डालोगे, मोर ऑफन देन नॉट आप भूल जाओगे। तो जब आप डायनामिक मतलब करंट अफेयर्स की तरफ मूव करो तो ये रूल बना लेना कि आई वुड रीड लेस बट आई वुड रीड इट मेनी टाइम्स, ताकि कंफ्यूजन ना हो। आई वुड रादर नॉट डू इट एट ऑल देन डू इट इन अ रॉन्ग वे एंड फेच अ नेगेटिव मार्क, क्योंकि कोई चीज एक बार पढ़ी है तो कंपल्सरीली लगेगा ये तो पढ़ा हुआ है, लेकिन आंसर याद आएगा नहीं, तो कंपल्सरीली मार्क करोगे उसको क्योंकि पढ़ा हुआ है, और फिर ये तो बहुत ही गंदा इन्वेस्टमेंट हुआ ना, मतलब जान रहे हो पैसा डूबना है पर तब भी लगाऊंगा, ये गलत इन्वेस्टमेंट, रादर पता नहीं है इसके बारे में मुझे तो मैं कुछ नहीं करूंगा, तो इसलिए जो चीज पढ़ी है उससे तो मैं कंफ्यूजन मेरे को होगा ही नहीं, ऐसा पढ़ना है उसको, ठीक है। फिर दूसरा आता है कि हम लोग इस दुविधा में रहते हैं, परेशानी में रहते हैं कि सोर्सेस इतने सारे 50 वीडियोस हैं, 50 बातें हैं, एनवायरमेंट है तो मैं इसका एक्स पढ़ लूं कि वाई पढ़ लूं, या फिर किसी भी चीज के लिए, तो आई वुड से वही कि ज्ञान पत्तों में नहीं है। तो सोर्स जो है हमारा वो आप ऑलरेडी कोचिंग ज्वाइन कर चुके हो, आपके पास ट्राइड एंड टेस्टेड मटेरियल है जिनसे लोगों ने पढ़ के अचीव किया है, जो करने आए हो आप, तो वो एक सफिशिएंट सोर्स है। हम लोग चेस कर रहे हैं एक ऐसा सोर्स नहीं जिससे यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि वो तो बाय चांस है आज इस साल के पेपर में कुछ आ गया तो अगले साल के नोट्स में मिल जाएगा, तो आपको तो पता नहीं ना कि ईयर दर ईयर वो कब था नोट्स में, आप तो आज एक किताब देख रहे हो और आपको लग रहा है कि हाँ इसमें से सब आया, अरे तो वो तो बाद में ऐड हुआ होगा ना, रिवाइज एडिशन है ना वो तो,
इसीलिए डोंट जज अ बुक और अ सोर्स जस्ट बिकॉज देयर आर मेनी क्वेश्चंस फ्रॉम इट, यू रादर चेंज द कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। मैं ज्योग्राफी पढ़ रहा हूं तो मुझे ज्योग्राफी के अंदर एग्जैक्टली लैंडफॉर्म्स कैसे होते हैं, फॉल्ट्स कैसे बनते हैं, अर्थक्वेक के अंदर पीएसएलआर क्या क्या कैसे वेव्स आती हैं, एवरीथिंग शुड बी क्लियर टू यू। और वो किसी भी सोर्स से हो सकता है। एक बहुत फेमस इकोनॉमी का कोई ब्लॉग होता है जो बहुत सारे, मैंने तो अटेम्प्ट ले लिया, मैंने तो कभी वो ब्लॉग पढ़ा ही नहीं, लेकिन इकोनॉमी वाज माय स्ट्रेंथ अपेरेंटली। तो वो आप किसी भी चीज की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी सिर्फ अपने नोट्स पढ़ के, अपने टीचर से बातें करके, थोड़ी सी मेहनत खुद करके पा सकते हो। तो सोर्सेस मिनिमम रखो। मिनिमम सोर्सेस से मेरा मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि मैं एक ही किताब जिसके अंदर एक चीज है ही नहीं तो वो बस अब वो पढ़ूंगा ही नहीं चीज, मैं तो सिर्फ यही किताब पढ़ूंगा। रादर व्हाट यू कैन डू, मैं एक किताब पढ़ रहा हूं, लेट्स से लक्ष्मीकांत फॉर पॉलिटी, मुझे लग रहा है कि मैं गवर्नेंस इसमें थोड़ा अच्छे से नहीं दिया, तो मैंने किसी और सोर्स से गवर्नेंस की 25 पेज थे, उन्हें फोटोकॉपी कराया और इसके साथ स्टेपल कर लिया। आई वांट योर नोट्स टू बी कंसोलिडेटेड। 25 जगह भागना पड़ेगा तो मिस हो जाएगा, खुद भी इनर्शिया आ जाएगा। कंसोलिडेट कर लो। जैसे आई यूज्ड टू हैव फोल्डर्स, ये पेपर 1 का फोल्डर है, पेपर 2 का फोल्डर है, 3 का फोल्डर है, 4 का फोल्डर। इसके अंदर मैंने सारे स्टेपल इधर उधर से फाड़ फूड़ के कई बार अपने नोट्स से उसकी कॉपी निकाल के कुछ एवर नोट पे बनाए थे तो उसको प्रिंट करके लगा लिया था, है ना। तो ये कर लेंगे। फिर पैटर्न चेंज हो रहा है, और साल कुछ नया कर देती है यूपीएससी। अब कैसे क्लियर होगा? डू वी रियली केयर यूपीएससी क्या पूछ रही है? इट इज अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। नेवर केयर अबाउट व्हाट यूपीएससी इज डूइंग, रादर हु शुड केयर, आई टेल यू, जो चौथा पांचवा अटेम्प्ट दे रहा है, बिकॉज दिस पर्सन इज लिटिल बिट अकस्टम्ड टू व्हाट द पेपर वाज ऑलरेडी देयर। इसको थोड़ा सा खुद को रीइन्वेंट करना पड़ेगा। राहुल द्रविड़ को टी20 खेलने के लिए परेशानी हो सकती है ना, पृथ्वी शॉ को नहीं होगी। बट हैविंग सेड दैट, ये लोग प्लेयर्स भी अच्छा खेल ही रहे हैं, खेलते ही हैं, तो यू माइट हैव टू रीइन्वेंट, बट पैटर्न से फर्क ही नहीं पड़ता क्योंकि हम तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने आए। आई डोंट हैव टू गेट सो नंबर ऑफ मार्क्स इन अ पेपर, आई जस्ट हैव टू गेट मार्क्स मोर देन द अदर्स। मेरे को जो 13,000 लोग नंबर लाएंगे या 12,000 लाएंगे, मेरे को उनसे 2 नंबर एक्स्ट्रा लाने बस। अब वो पेपर बहुत टफ आ गया, बाउंसर आ गई, जो भी आ गया, आई जस्ट हैव टू हैव सिचुएशनल अवेयरनेस। मुझे पेपर को उसी टाइम पे एनालाइज करके 5 मिनट में समझना पड़ेगा कि ये किस टाइप का पेपर है, और उस हिसाब से अपना उस 2 घंटे के बाद वापस आके मत रोकिए तो बदल लिया था, हम क्या करें। तो इसलिए किसी प्री कंसीव नोशन से नहीं घुसना कि 3 पेयर 2 पेयर आए थे, इतने सारे आ गए, अब और नहीं आएंगे, उतने ही आएंगे, या स्टैट्स कम पूछता है यूपीएससी तो नहीं कम पूछेगा, डजंट मैटर। कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, बस ये सोचो दूसरे क्या कर रहे होंगे अपने, और बहुत ज्यादा एकदम से बॉगल हो जाओ पेपर में तो आसपास देखो, 3-4 और ऐसे सूझे हुए चेहरे मिलेंगे, बस फिर खुद को शांत कर लेना, है ना। रिवीजन, वही मैंने बोला, रिवीजन का मतलब यही है ना कि यूपीएससी इजी प्रीलिम्स इसलिए है क्योंकि आंसर तो सामने है, बस पहचानना है। लेकिन टफ भी इसीलिए है क्योंकि 4 आंसर सामने है, उसमें से सही पहचानना है ना। वो चारों ही आंसर हो सकते हैं, चारों ही आंसर हो सकते हैं। मेरा मतलब यह है कि इफ अ क्वेश्चन वाज लिटिल डिफरेंट, आंसर कुड हैव बीन लिटिल डिफरेंट। इफ राइट नाउ द आंसर इज ए, इफ द क्वेश्चन हैड जस्ट पुट अ कॉमा समवेयर एल्स, प्रोबेबली द आंसर वुड हैव बीन बी। तो प्रॉब्लम यही है कि मैंने तो ए भी पढ़ा है, मैंने तो बी भी पढ़ा है, इसलिए मुझे कंफ्यूजन होना बहुत ज्यादा लाजमी है। किसी ने अगर सिर्फ ए ही पढ़ा होता तो वो पक्का कर लेता। अपना एग्जांपल, एक बार पेपर में क्वेश्चन आया कि इंडिया से सबसे नजदीक आइलैंड कौन सा है, बचपन से बोलते आ रहे थे, मतलब जब से पढ़ रहे, जावा सुमात्रा जावा सुमात्रा, जावा मार्क करके आ गए, और 3 दोस्त, तीनों कभी प्रीलिम्स फेल नहीं हुए, तीनों बाहर आके एकदम कॉन्फिडेंस में कि हाँ जावा ही आंसर, क्योंकि बोलते आ रहे जावा सुमात्रा, क्योंकि सुमात्रा ऊपर, जावा नीचे, और हम तीनों मतलब तीनों गलत क्वेश्चन पे सहमति दे रहे थे एक दूसरे को, हाँ भाई सही अपना, तब भी क्लियर हो गया आसानी से वो फ्री। बट आई एम जस्ट टेलिंग यू, ये एक एग्जांपल ऐसा होता है। तो इसीलिए वो क्वेश्चंस बहुत ट्रिकी होते हैं, जब तक रिवीजन बहुत बार ना किया हो, मोर ऑफन देन नॉट यू विल आर ऑन द रॉन्ग साइड। ठीक, यूटिलिटी एंड नीड ऑफ टेस्ट सीरीज, इसके ऊपर हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, और अगर किसी के डाउट्स हो तो और अच्छे से हो पाएगा। बट एक बात मैं कहना चाहूंगा टेस्ट सीरीज के उस पे, मान लो जैसे टेबल है, ये टेबल एकदम साफ है, आपकी टेबल होगी, मैं इसके ऊपर ये पानी फेंक देता हूँ, फिर कपड़ा मार देता हूँ, सब साफ हो जाएगा। हमारा दिमाग ये टेबल है, कपड़ा समय है, आप कितना पानी डालते हो वो आपने जो आज की रीडिंग है वो है, आपने पानी डाला, समय ने कपड़ा मारा, सब साफ हो गया। अब क्या करें, इस टेबल में थोड़े से डेंट्स करते हैं। डेंट्स किया, पानी डाला, कपड़ा मारा, कुछ तो रह गया, वो डेंट्स क्या है, टेस्ट सीरीज। Philosophy is optional, anyone? Categories of understanding can't. You have to create those categories of understanding here. These categories of understanding are formed through giving a lot of tests, solving questions. जब आप ये करने लगोगे तो आपको exactly पता होगा किस टाइप से पढ़ूं मैं, क्या exactly पूछ सकता है। ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, अंडमान में सैडल पीक, ये पीक, वो पीक, वो पीक, जिक्र हो गया बस। अब अगले ने क्वेश्चन पढ़े थे कि ये पूछ देता है कि इन पीक्स को नॉर्थ से साउथ अरेंज करो, पूछ देता है। अब आपने वापस वो पढ़ा तो आपने साइड से मार्क करके देख लिया। एक पर्सन ए वो भी पढ़ चुका है सेम टॉपिक, एक पर्सन बी वो भी पढ़ चुका है सेम टॉपिक, बट जस्ट बिकॉज बी ने क्वेश्चन सॉल्व किए थे, he could see those things in those light. Clear? इसलिए इंपॉर्टेंस ऑफ दिस CSAT, सबसे कोई अच्छी एनालॉजी नहीं आ रही है इसलिए पॉज ले रहा हूं मैं। मतलब धोनी मेंटालिटी है ये, आ गई एनालॉजी। गेम को लास्ट ओवर में लेके जाता है वो, है ना। तो आप गेम के लास्ट ओवर में पहुंचोगे तो ही मैच में रहोगे ना, तो मैच में रहने के लिए CSAT बहुत जरूरी है। मतलब एवरीथिंग एल्स इज नल एंड वॉइड, वेस्ट, जीरो। किसी को भी बोलते रहना मैंने तो बहुत मेहनत की थी टेस्ट सीरीज में, तो ये हो रहा था मेरे साथ। आई कुड नॉट क्वालिफाई IIT बिकॉज आई वाज फीडिंग माय ईगो बाय टॉपिंग द कोचिंग टेस्ट सीरीज 99 परसेंटाइल इन फिजिक्स एंड मैथ्स, केमिस्ट्री
तो बच्चे पढ़ते हैं, अपन नहीं पढ़ते। और केमिस्ट्री सबसे ज्यादा स्कोरिंग था, नहीं मिला 80। हम उसमें बहुत अच्छे लाए थे मार्क्स, लेकिन उसमें नंबर ही टोटली कम आते थे। तो इसीलिए अपने आप को फूल नहीं करना। सी सैट में मैथ्स में बहुत वीक हूँ और मेरे से तो होता नहीं। मैथ्स की जरूरत सी सैट में पता क्यों है? ये पहचानने के लिए कि कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है। यही प्रॉब्लम है, जिसको मैथ्स कम आता है ना, उसको ये पता ही नहीं है डिफिकल्ट क्वेश्चन कौन सा है, क्योंकि उसको तो सारे डिफिकल्ट लग रहे हैं। यही दिक्कत हो रही है ना। तो उसको जब सारे डिफिकल्ट लग रहे हैं तो वो सारों पे थोड़ा थोड़ा हाथ मारता है। और तो मैथ्स पहले से प्रैक्टिस खूब करके रखना है, ताकि ये पता तो हो कि इसको तो छूना ही नहीं था। I gave my first attempt when CSAT's marks were calculated, and that time I got 178 marks in CSAT, and I cleared pre. लास्ट जो मैंने प्री क्लियर किया है उसमें 82 मार्क्स थे मेरे सीसैट। तो पेपर का लेवल मैं बताना चाह रहा हूं कहां से कहां आया है। मैं भी थोड़ा सा गिरा हूं, बट जस्ट बिकॉज वो क्वालिफाइंग हो गया था, बट स्टिल। तो इन माय लास्ट अटेम्प्ट आई एम टेलिंग यू, मैं जब पेपर खोला मैथ्स देखा तो मैं समझ गया ये तो मैंने चुपचाप पहले 1 घंटे सिर्फ एलआर और इंग्लिश किया। जब मैं उससे पहुंच गया 26-27 क्वेश्चन पे, देन आई वाज लिटिल बिट अश्योर्ड, ओके नाउ आई कैन क्लियर इट। देन आई टच्ड 15-20 क्वेश्चंस ऑफ मैथ्स। और बिना प्रेशर के करते हो तो ठीक से कर लेते हो। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, सीसैट को बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना। योर प्रोग्राम ऑलरेडी इंक्लूड सीसैट। उसके लिए एक डेजिग्नेटेड टाइम रखो, प्रैक्टिस के लिए टाइम रखो। प्लान योर मैप योर प्रिपरेशन अकॉर्डिंग टू द सीसैट पेपर दैट हैव बीन कमिंग इन लास्ट 3 इयर्स। उसके हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को करो। अगर मैथ्स टफ लगता है जिसको, और इवन मैं तो जिसको बहुत स्ट्रांग भी लगता है, वो भी मेरा सजेशन ये है, टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट कि पहले इंग्लिश रेलर कर लो, है ना। नाउ नेक्स्ट, पहले मैंने मक्की को देखा, ये छोटा है, इसको तो और फोकस नहीं कर सकते, पर मैं बोल रहा हूँ मेरे लिए इंडिकेटिव है, दिस इज नॉट फॉर यू, है ना। नाउ व्हाट टू रीड, सोर्स लिस्ट फॉर ईच सब्जेक्ट नीड्स टू बी केप्ट एट बेयर मिनिमम एंड हैज टू बी derived from the need of conceptual clarity, not from where the questions are coming। ये मैंने क्लियर की बात, इसमें तो कोई और एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है ना। और जो बेसिक सोर्स मैंने बताई दिया वो सारी बुक सेम होती हैं। अगर और किसी को डाउट होगा तो क्वेश्चंस में डील कर लेना स्पेसिफिकली। अभी मैं वही पॉलिटी लक्ष्मीकांत जैसे बोलूंगा तो कुछ लोग बोर हो जाएंगे, है ना। टेंटेटिव लिस्ट ऑफ बुक्स, अब यही लिस्ट ऑफ बुक्स उसी का सब पॉइंट है ये। तो ये अब आपका अपना वो है कि मैं अभी से मान लो मैं एक एक्स चीज एनवायरमेंट के लिए पढ़ते आ रहा हूँ, अब मैं आज रैंडमली आके बोल दूं नहीं वाई बहुत अच्छी है, तो फिर वही वाली बात है, मैं एक्स थोड़ी छोड़ के वाई पढ़ने लगूंगा, बिकॉज मेरी रिवीजन की रिकॉल कैपेसिटी एक्स में है ना। मैं अभी एक पेज देखते ही मुझे याद आ जाता है कि ये वाला यहाँ कॉन्सेप्ट था। इनफैक्ट जब मैं पेपर दे रहा हूँ और उसमें से क्वेश्चन आएगा तो यही एग्जैक्ट दिखेगा। कुछ मेरे सब्जेक्ट ऐसे थे, ज्योग्राफी याद आ रहा है अभी, तो जब कोई क्वेश्चन पेपर में आता था मुझे वो एनसीईआरटी का पेज दिख रहा होता था मेरे येलो मार्कर के साथ, और मैं वो मार्क करके आता था। तो दैट लेवल ऑफ रिवीजन शुड बी देयर। तो वो जब मेरी किताब से हो रखा है तो आई विल नॉट गो फॉर अ डिफरेंट सोर्स नाउ, ठीक। द बेयर मिनिमम टेस्ट, अब इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम यू रीड एटलीस्ट वन, हाँ। तो ये बोलते हैं ना कि ये तो कई बार इंसान सोचता है कि मैं तो थोड़ा अलग हूँ, तो सब लोग पढ़ रहे हैं ये किताब, मैं तो कुछ अलग पढ़ूंगा। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं करना। मेंस में शायद किसी एक चीज में हो सकता है कि ठीक है तुम्हें पता है इंटरनल सिक्योरिटी में एक एक्स टॉपिक आने वाला है, तो तुमने क्या किया कि उसके अंदर कुछ अलग जाके पढ़ लिया। नाउ योर आंसर वुड बी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, बट प्रीलिम्स में दिस शुडंट वर्क एंड दिस विल नॉट वर्क। नेवर लीव अ सोर्स व्हिच एवरीबॉडी एल्स इज रीडिंग, बिकॉज़ अगर उससे आ गए तो देन एवरीबॉडी एल्स विल बी बेटर ऑफ एंड यू विल बी द ओनली वन वर्स ऑफ। क्लियर। तो सोर्सेस जो बेयर मिनिमम टेस्ट है ना, कि इतना तो मैं पढ़ूंगा जो सब पढ़ रहे हैं। जैसे मान लो चलो लक्ष्मीकांत के बिना भी कुछ लोग कर लेते होंगे, लेकिन सब पढ़ रहे हैं लक्ष्मीकांत ना, तो इट डजंट हार्म if you also read it, and suppose if I've already read it from somewhere and I figured out that ये वाला सोर्स है जो सब पढ़ रहे हैं, तो just glance through it, उसमें से ऐसी 3-4 लाइन मिल जाएंगी जो शायद मेरे में नहीं थी, उसको अपने में ऐड कर लेना। छोटा सा ही काम है, स्मार्ट वर्क करना है बस, गधे वाला काम नहीं करना, ठीक। अब आता है मैक्सिमम लिमिट। एक ब्लैक स्वॉन कॉन्सेप्ट है, किसी ने पढ़ी क्या ब्लैक स्वॉन बुक? अभी सर वी हैव बेटर थिंग्स टू डू, है ना। डोंट टेक द कॉन्सेप्ट दैट एक बार ऐसा हुआ था यूपीएससी ने शायद 12-13 क्वेश्चन एग्रीकल्चर से पूछ लिए थे, और मार्केट में एग्रीकल्चर की ऐसी किताब आ गई थी कि अब तो फार्मर्स को फेल कर देंगे। तो ये काम नहीं करना। ब्लैक स्वॉन ये होता है कोविड, जैसे कोविड वाज अ ब्लैक स्वॉन इवेंट, यू डोंट प्रिपेयर फॉर इट बट हो जाता है ये। तो हम प्रिपेयर नहीं करते उसके लिए, मतलब ये नहीं कर सकते ना कि यार एक बार वो गूगली डालेगा तो मैं सिर्फ गूगली प्रैक्टिस करता रहूंगा। दैट कैन आल्सो बी देयर बट दैट इज नॉट द ओनली थिंग दैट विल बी देयर। सो व्हाट आई मीन टू से कि एक बार एसएनटी में मान लो मैंने एग्जांपल के तौर पे एक क्वेश्चन देख लिया, तो उसके लिए मैंने पूरी थीसिस ही पढ़ ली। डोंट डू दैट, कॉस्ट बेनिफिट चेक करो कि मेरे को इस कॉन्सेप्ट को चेस करना है कि भी नहीं, और आई कैन लेट इट गो। फॉर एग्जांपल, अ पर्सन हु डिवोट्स अ मंथ इन रीडिंग वर्ल्ड हिस्ट्री इज अ फूल। इन नो अनएम्बिगुअस टर्म्स फूल ही है ना, क्या फायदा है? दो क्वेश्चन भी नहीं आ रहे एक साथ। तो सिमिलरली अगर ठीक है एग्रीकल्चर पूछ लिया, करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा पूछ लिया, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि बाकी सब कुछ छोड़ दूंगा। यू हैव टू मेक अ सैंपल स्पेस ऑफ 3-4 इयर्स ऑफ पेपर एंड देन गो फॉर इट। हो सकता है कोई बंदा एकदम से यही सोच रहा हो कि नहीं मैंने तो एक साल एनालिसिस कर लिया, और हो सकता है उसका एक बार फिट भी हो जाए, हो सकता है क्लियर सिलेक्शन हो भी जाए, लेकिन वी शुड नॉट चेज द एक्सेप्शंस, ऑलवेज चेज द रूल, मतलब द थिंग व्हिच कैन बी जनरलाइज्ड। ब्लैक स्वॉन को चेज मत करो, ठीक है। अगर कोई डाउट रह जाए तो घर पे जाके सर्च करना ब्लैक स्वॉन इवेंट। जैसे वही वाली बात होगी कि कोविड चल रहा है तो मैं बाकी सारी डिजीज को भूल जाऊं, मैं तो सिर्फ कोविड पे ध्यान दूंगा, ये नहीं करना। रोल ऑफ करंट अफेयर्स नीड्स टू बी रिकॉन्फिगर्ड। एब्स्ट्रैक्ट रीडिंग, हाँ। तो होता क्या, करंट अफेयर्स कई बार हम लोग टोटली जैसे न्यूज़पेपर पढ़ना छोड़ देते हैं, डेली भी करना छोड़ देते हैं, फिर हम सिर्फ क्या करते हैं कि मंथली मैगजीन और बाद में जो कंपाइलेशन आते हैं उसको बार बार रिवाइज करके चले जाते हैं, और ब्रेन हमारा ना बिना पर्सपेक्टिव की चीजें याद नहीं रखता।
बारिश हुई, बारिश में मिट्टी की खुशबू आई, पेट्री चोर बोलते हैं उसको, और एकदम से गाना याद आ गया, क्योंकि यहाँ पे एक गाना प्ले हुआ और आपको बारिश याद आ गई। फिर फिलोसफी स्टूडेंट्स वुड नो व्हाट आई एम पॉइंटिंग एट। बाकियों को बोर नहीं करूंगा उस कॉन्सेप्ट से। तो इस चीज को मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक पर्सपेक्टिव एक इंसान का, दे आर इन नो वे रिलेटेड, द सॉन्ग एंड द रेन, बट जस्ट बिकॉज यू एक्सपीरियंस्ड इट टुगेदर यू विल हैव अ रिकॉल व्हेन यू सी द वन। ठीक। सिमिलरली व्हेनेवर यू रीड करंट अफेयर्स, पुट इट इन सम पर्सपेक्टिव। फलाना फलाना हाई कोर्ट रिवाइज्ड इट्स ओन डिसीजन, एक न्यूज आई पेपर में। अब आपने इसको पर्सपेक्टिव में नहीं पढ़ा कि डू द हाई कोर्ट्स हैव अ पावर टू रिवाइज देयर ओन डिसीजंस। पर्सपेक्टिव में पढ़ लिया, प्रीलिम्स का क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आया था। इस पर्सपेक्टिव में करंट अफेयर्स को पढ़ना है, मैप इट विद द सिलेबस। कोई भी एब्स्ट्रैक्ट चीज पढ़ोगे तो फिर वो बहुत जल्दी साफ हो जाएगी। क्लियर? हाउ टू रीड, जो रीड बिटवीन द लाइंस, बहुत एक टर्म सुना होगा ना सब लोगों ने, कई बार सुना होगा। इसका मतलब वही होता है, जैसे मैंने पहले बताया, वो सैडल पीक और ये वाला केस, या फिर क्या होता है कई बार, जैसे एक मुझे अभी भी याद आ रही, ज्योग्राफी में एक लाइन हुआ करती थी वेयर दे वर टॉकिंग अबाउट मैनग्रोव्स एंड देन मैनग्रोव्स में दे वर रेफरिंग टू कोलकाता एंड वेस्ट बंगाल एंड देन दे वर देयर हेरिटेरिया ग्रुव्स, याद आ गया नाम, एनसीईआरटी में इटैलिक में लिखा हुआ हेरिटेरिया ग्रुव्स, ओल्ड एनसीईआरटी में। अब ये वर्ड एक मेंशन्ड एज एन एग्जांपल, एनसीईआरटी के एग्जांपल को भी लाइटली मत लेना, जस्ट गूगल इट, वेयर आर हेरिटेरिया ग्रुव्स फाउंड, व्हाट अदर स्पीशीज ऑफ मैनग्रोव्स आर देयर, व्हाट इज द स्पेसिफिक क्वालिटी ऑफ दिस स्पीशी। ये एक बार चेक कर लिया ना, हार्डली टेक्स 2 मिनट्स। तो क्वेश्चन ऐसे बनेंगे, यू विल से कि सब अगला बोलेगा सब कुछ एनसीईआरटी से आया था, ऐसे आया था, बाद में थिंग्स टू रिमेंबर लिखी रहती है, बाद में क्वेश्चन आंसर लिखे रहते हैं, सब पढ़ो, कुछ मत छोड़ो। व्हेन यू रीडिंग एंशिएंट हिस्ट्री के एनसीईआरटी है, मान लो, कई बार ओल्ड पढ़ते हैं हम, कई बार न्यू पढ़ते हैं, जो भी पढ़ते हैं, तो उसके अंदर चीजों को पर्सपेक्टिव में डालो। जैसे समुद्रगुप्त ने XYZ कॉइन्स निकाल दिए, सरस्वती वीणा के साथ हैं कॉइन में, ये वो है, उसके बाद कुशान आ गया, डोंट जस्ट रीड देम, ट्राई टू लिंक ईच अदर, कि अगर ये इंसान नॉर्थ में ये कर रहा था और साउथ में उस टाइम ये हो रहा था, तो व्हाई वर द डिफरेंसेस और व्हाई वर द सिमिलैरिटीज। इससे मेन से भी बहुत फायदा होगा, चीजें याद रहेंगी एक्चुअली, नहीं तो सिर्फ कंफ्यूजन होगा। सो पर्सपेक्टिव इज इंपॉर्टेंट। क्रिएटिंग द राइट वॉइड्स, जो ये मैंने बात की नहीं वाली, कैटेगरीज ऑफ अंडरस्टैंडिंग, टेबल के ऊपर पानी फेंकने वाली, राइट वॉइड्स विल बी क्रिएटेड व्हेन यू कीप सॉल्विंग क्वेश्चंस, व्हेन यू कीप मैपिंग योर प्रिपरेशन विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ना हमारी बाइबल है एक तरीके से, मतलब वही हमें दिखा रही है कि ये तो नहीं तो अदरवाइज इट्स एन ओपन सी वेयर यू वांट, यू नीड अ कंपास टू नेविगेट, सो दोस आर योर कंपास। पीवाईक्यू तुम्हारा कंपास है। इसके सेकंड पॉइंट जो लिखा है ना कि क्वेश्चन सेटर की तरह सोचना, इसके ऊपर आता हूं मैं, ये इन दोनों रिलेटेड है, कैटेगरीज ऑफ अंडरस्टैंडिंग, पीवाईक्यूज को मैप करना और क्वेश्चन सेटर की तरह सोचना। जैसे मान लो फंडामेंटल राइट पढ़ रहे हो, आर्टिकल 15, 16, 17 पढ़ लिया, फिर 15, 16 में यू सी कि ये तो बेयर एक्ट में ये वर्बेटम था, उसके बाद अपना जो भी मटेरियल होगा उससे यू फिगर आउट कि इसके बाद ये कोर्ट केसेस हुए, इसके अंदर समथिंग वर चेंज, समथिंग वर इंक्लूडेड एंड ऑल दैट, ये सब कर लिया। अब इसके ऊपर खुद से 4 क्वेश्चन सेट करो, you yourself become a question setter, 4 क्वेश्चन सेट करो एंड 90% ऑफ द टाइम यू विल सेट अ क्वेश्चन ऑन एन एक्सेप्शन दैट यू फील इज एन एक्सेप्शन। हर किसी के लिए एक्सेप्शन अलग हो सकती है। समवन माइट फील कि गवर्नर ने अगर एक एक्ट को रिजर्व किया प्रेसिडेंट के लिए, तो अगर प्रेसिडेंट असेंट दे देगा तो वो कहीं सही हो जाएगा, वो ऑब्वियस, बट हो सकता है किसी को ऑब्वियस ना लगे, उसके लिए एक्सेप्शन होगी। तो मैं ये बोल रहा हूं, ऑब्वियस एंड एक्सेप्शंस आर नॉट ऑब्वियस फॉर एवरीबॉडी। तो अपने ऑब्वियस और अपनी एक्सेप्शंस के हिसाब से वो क्वेश्चन सेट करो। क्वेश्चन सेट करने से क्या होगा, तुम एग्जामिनर की तरह सोचने लग जाओ। एग्जामिनर की तरह सोचने लग जाओगे तो एग्जैक्टली वही चीजें याद रखोगे किसी भी टॉपिक में जिसके ऊपर ऑप्शन आएंगे पेपर में। आई रिमेंबर मैं फर्स्ट अटेम्प्ट से अपने हर रोज 10 से 12 क्वेश्चन खुद बनाता था। आई हैड अ ग्रुप ऑफ 5 पीपल, वी वुड मीट फॉर टी, हम लोग 10 से 12 क्वेश्चन जो भी टॉपिक हमने पढ़ा होता था एक दूसरे से पूछते थे, और जैसी क्वेश्चन वर्दी मटेरियल आपने ऑलरेडी जब लिख लिया अपने सोर्स में, खुद ही क्वेश्चन बनाया, यू विल नेवर फॉरगेट इट एंड इट डजंट टेक मच टाइम। तो टू थिंक लाइक अ क्वेश्चन सेटर, स्टार्ट फ्रेमिंग क्वेश्चन, ठीक है। एंड ऐसा होता है ना, जैसे मैं 100 क्वेश्चन सेट करके आपको पेपर दे दूं, बट इफ यू हैव एनालिसिस ऑफ द पेपर खुद से पिछले 5 साल के पीवाईक्यूज को देख के, और फिर आप वैसे रोज 10 क्वेश्चन बनाओगे, तो प्रोबब्ली द क्वालिटी ऑफ दोस क्वेश्चंस विल बी बेटर देन व्हाट आई हैड मेड फॉर यू, ठीक है। तो ये इज माय एडवाइस। ये मैं बोलूंगा कि ठीक है, पिंच ऑफ सॉल्ट या नहीं भी करना हो तो देख सकते हो, बट दिस कैन नॉट हार्म यू, इट कैन ओनली बेनिफिट यू मेकिंग क्वेश्चंस ऑफ योर ओन, ठीक है। हैव अ रैशनल फेथ इन योर सोर्सेस, चेंज और सप्लीमेंट देम ओनली आफ्टर ड्यू डेलिब्रेशन। हाफ बेक्ड नॉलेज, जो मैं पहले बोल रहा था ना कि सिर्फ एक बार गो थ्रू कर ली ना कोई चीज, तो इट इज अ परफेक्ट रेसिपी फॉर नेगेटिव मार्क। सो इफ यू नो फॉर श्योर कि मैं ये चीज को तो एक ही बार पढ़ने वाला हूं, तो उसको तो मत ही पढ़ना, या तो ऐसा कुछ मैनेज करना टाइम टेबल कि मैं इसको 2-3 बार तो पढ़ लूं, नहीं तो एक भी बार मत पढ़ना, क्योंकि वो पढ़ लिया एक भी बार तो क्वेश्चन देखते ही कंपल्सिवली मार्क करो, गलत कर, ठीक है। नाउ नोट मेकिंग के ऊपर जो मेजर मुद्दा हमने शुरू में देखा था कि बहुत सारे डाउट्स रहते हैं कि नोट मेकिंग करें तो करें कैसे। कई लोग यूपीएससी के कई टॉपर भी हैं, आई वुड मतलब देयर इज नो हार्म इन इट, बट नोट ऐसे बनाते हैं कि हाँ मैं जब रैंक 1 आ जाऊंगा तब मेरे नोट्स मार्केट में बिकेंगे। अपने वो वैसे नोट्स नहीं बनाने, है ना, मतलब मेरे नोट्स मुझे समझ आने चाहिए, किसी और को आना है। By that what I mean is कि don't write obvious things in the note, मतलब मुझे ही ऐसी चीज है जो मैं अभी बिना पढ़े भी वही लिखूंगा, तो वो क्यों नोट में लिख रहे हो, क्यों अपने लिए काम बढ़ा रहे हो। हाँ, लेकिन knowing yourself is important। हो सकता है मुझे आज ये चीज obvious लग रही है, बट knowing myself I know कि 10 दिन बाद मैं भूल जाऊंगा, तो इसको तो नोट में लिख लेता हूँ। एंड ये कैसे आता है, क्वेश्चन कर करके।
आज मान लो मैंने एक एक्स टॉपिक पढ़ लिया इंडियन इकोनॉमी का, मैंने 6 दिन बाद इसका पेपर सॉल्व कर रहा था और मुझे लग रहा है यार ये तो पढ़ा था, याद नहीं आ रहा। सो दिस इज समथिंग दैट इज योर नोटवर्दी मटेरियल। ये तुम्हारे नोट में होना चाहिए था, क्योंकि यही बार बार भूलोगे। और वो जो मेंस का प्रीलिम्स के पहले जो 2-2 3-3 घंटे मिलते हैं ना, जिसमें यू गेट टू रिवाइज, उसमें इतनी सी चीजें रिवाइज कर पाता है इंसान, कुछ ज्यादा नहीं रिवाइज कर पाता। तो इसीलिए एक और चीज ऑफ नोट मेकिंग, जैसे मेरी पॉलिटी की जो किताब होती थी लक्ष्मीकांत, उसके अंदर हर पेज के ऊपर एक येलो नोट चिपका होता था, वो जो स्टिकी नोट, उसके ऊपर उस पेज की एक्सेप्शंस लिखी होती थी। वही ऑब्वियस और एक्सेप्शन वाली बात मैं बोल रहा हूं ना। जैसे मान लो एंटी डिफेक्शन लॉ पढ़ रहे हैं, अब मेरे को मतलब यू कैन जज मी फॉर इट, बट मुझे लगता था कि अगर एक पर्सन को नॉमिनेट किया गया है तो इसको तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी 6 महीने बाद ही ज्वाइन करने देना चाहिए। बट वो क्या बोल रहे हैं कि पहले ही 6 महीने में कर सकता है, उसके बाद नहीं कर सकता। बाद में और थोड़ा सा डिलीबरेट करूंगा तो नाउ इट सीम्स लॉजिकल, क्योंकि उसके बाद में उसका वो क्विड प्रो क्वो हॉर्स ट्रेडिंग वगैरह हो सकता है। बट उस टाइम पे समहाउ आई डिडंट फील दिस वाज ऑब्वियस, तो मैं इसको लिख लूंगा बस ऊपर। तो मैं जो भी पढ़ता था, मान लो मैं मनी बिल पढ़ रहा हूँ 110 के फर्स्ट सेकंड पार्ट जो भी पढ़ रहा हूँ, तो उसके अंदर जो मुझे एक्सेप्शन लग रहा है मैं बस वो लिखता था, और क्वेश्चन 90% टाइम वहीं से होगा। तो जो चीज इतनी सारी है उसको पहले तो इतना कर लो, वो अपने नोट्स में डालो, वो अपने क्वेश्चंस में डालो जो क्वेश्चन सेट करोगे, और वो बुक के ऊपर भी चाहो तो लिख लो, क्योंकि प्रीलिम्स के लिए नोट बनाना इज अ वेरी टैक्सिंग एक्सरसाइज। प्रीलिम्स बहुत बड़ा है, मेन स्पेसिफिक नोट्स बनाना आसान है, एंड इट मेक्स मोर सेंस टू मेक मेन स्पेसिफिक नोट्स। ठीक है? हाँ, अच्छा जो एग्जांपल दूं, जो अपन ने जैसे 110 मनी बिल वाला पार्ट है ना, उसके बाद मनी बिल के अंदर भी 2-3 टाइप के मनी बिल होते हैं। एक तो जो राज्यसभा से ऐसे वापस आ सकता है, वैसे वापस आता है, XYZ। मान लो मुझे लगता है ऑब्वियसली अगर लोकसभा ने पास कर दिया तो राज्यसभा को तो करना ही पड़ेगा, बट अगर दिस बिल कंसिस्ट ऑफ सम क्लॉजेस व्हिच impinge upon XYZ kind of parts, then the Rajya Sabha will have so parts। ऐसे भी कुछ क्लॉजेस हैं। नाउ दिस इज समथिंग व्हिच आई फील इज नॉट ऑब्वियस। अच्छा ये चीज तो मैं मतलब किसी को कॉमन सेंस से नहीं आ रही। तुम अगर एग्जाम में जाओगे और तुमसे मैं बोलूंगा कि प्रेसिडेंट के पास एक बिल गया और प्रेसिडेंट ने उसके ऊपर एक बार बोल दिया कि नहीं रिकंसिडर इट, ठीक है? नाउ इंडिया इज अ पॉलिटी, अब तुमने इतना पढ़ाई कर लिया कि इंडिया इज अ पॉलिटी व्हिच फोकसेस मोर ऑन द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डेमोक्रेसी। तो तुमको ये पता चल गया, अब जब दूसरी बार कैबिनेट ने उसको वापस भेजा उसके पास, तो अब इसको कंपलसरीली करना पड़ेगा। बट एक क्लॉज आता है कि भाई ये तो पॉकेट कर लेगा इसको, और देयर इज नो रूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच कैन पुल हिम कि नहीं अभी दो, कोई टाइम बैरियर नहीं है। नाउ दिस इज नॉट ऑब्वियस टू यू, यू विल राइट दिस इन योर नोट कि एक ऐसी भी पावर एग्जिस्ट करती है। Constitutional amendment under Article 368, there are some caveats which have to be passed by 50% of the assemblies also। अब उसके लिए 2-3 एग्जांपल ढूंढ के लिख लो, क्योंकि ये चीजें जो तुम्हारे लिए ऑब्वियस नहीं है। ठीक, इन चीजों के ऊपर मैं बोल रहा हूं क्वेश्चन बनते हैं, और इसके ऊपर ज्यादा ध्यान दो। क्लियर? नाउ व्हेन टू रीड, अपना मतलब हाउ डू वी पेस आवर प्रिपरेशन। अभी से प्रीलिम्स पे ध्यान दें, या फिर फेब से पढ़ेंगे, या जैन से पढ़ेंगे, या इस बार सिर्फ प्रीलिम्स ही क्लियर कर लें। तो ये वाले जो थॉट्स होते हैं ना, nobody cares, like मैंने आपके सामने आके अभी फ्लॉन्ट कर दिया कि आई हैव गिवन so number of mains, but does it really matter? It doesn't। If I don't have anything else to show for it, then कोई फर्क नहीं पड़ता ना। 4 साल बाद आप बोलते रहे ना मैंने दिए थे 4 मेंस, मैंने ऐसा नहीं किया है, but anybody can do it, no? Who's gonna go and check? तो इसीलिए doesn't matter if you just clear pre। इसीलिए अपने दोनों प्रिपरेशन को बहुत ज्यादा बैलेंस करना होगा। Now there are 2 types of brain, I feel। There are people who are very good with objective type, then there are people who are very good with subjective type, DU type of material। उनको उनके लिए बड़ा बैरियर है प्रीलिम्स, और फर्स्ट कैटेगरी के लिए बड़ा बैरियर है मेंस। तो यू हैव टू नो कि मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है। तो सपोज देयर इज अ पर्सन जिसको सीसैट ही बहुत कमजोर है, वो फेल हो जा रहा है, तो उसको सीसैट पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। कोई ऐसा है जिसको ऑब्जेक्टिव टाइप में बड़ा दिक्कत होता है, तो मुझसे किसी चीज पे 4 पेज लिखवा लो, आई विल गिव यू द होल हिस्ट्री ज्योग्राफी ऑफ इट, लेकिन जहां तुम ऑप्शन बोलोगे आई विल गेट कंफ्यूज्ड, तो उसको प्रीलिम्स पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। बट नाउ आई विल गिव यू जनरल थिंग जो करनी चाहिए। तो हो गया मेरा डिस्क्लेमर। अब मैं दे रहा हूं जनरल थिंग। जनरल थिंग ये है कि सबसे पहले उन चीजों को डील कर लो जो सबसे पहले डरा रही है तुमको। हाँ, पहले टाइमलाइन की बात कर लेते हैं, फिर इस पे आ जाता हूं। टाइमलाइन की बात यह है कि 15th जनवरी ऑनवर्ड वी शुड फोकस कंप्लीटली ऑन प्रीलिम्स। बट अगेन कोई अगर ज्यादा कॉन्फिडेंट है तो वो अपने हिसाब से कर ले इस टाइमलाइन को, है ना? बट हैविंग सेड दैट 15 जनवरी ऑनवर्ड्स अगेन पुट एटलीस्ट एन आवर ऑन थिंग्स दैट यू कंप्लीटली नो विल बी वॉश्ड आउट इफ यू डोंट रीड देम फ्रॉम मेंस। जैसे ऑप्शनल, ऑप्शनल अगर 15 जनवरी से मैंने टोटली छोड़ दिया तो प्रीलिम्स के बाद तो लगेगा पहली बार पढ़ रहा हूं। तो इसलिए ये कर सकते हैं, मैं करता था आधे घंटे में 2 आंसर लिख लेता था ऑप्शनल के, और रिवाइज नहीं करता था, सिर्फ 2 आंसर लिख लेता था। अब इन 2 आंसर में मुझे कुछ एकदम से लगा कि यार ये तो भूल ही गया मैं, ये वाला कॉन्सेप्ट, तो फट से अपने नोट्स देखे, उसके अंदर एक पेज खोला, उसको वो नोट्स देखा, एंड देन ओके। सो व्हेन एवरी डे आई एम डूइंग दिस, आई स्टे इन टच विद माय ऑप्शनल। व्हेन यू स्टे इन टच विद योर ऑप्शनल, द पैकेट्स इन योर ब्रेन सेव फॉर ऑप्शनल कीप्स गेटिंग रीइग्नाइटेड। तो बस उसको इग्नाइटेड रखना है, उसके लिए यू आर डूइंग ऑप्शनल। बाकी चीजें तो इग्निशन में रहती हैं विद द प्रीलिम्स सिलेबस, ये कुछ रह जाता है, इसको आधा 1 घंटा देते रहना, ठीक है? उसके पहले अभी से व्हाट यू कैन डू कि ऐसे टोटली प्रीलिम्स को भूल जाएं क्या, अभी से मेंस में, हाँ अभी मेंस शुड बी योर फोकस, बट हफ्ते में एक टेस्ट दिया जा सकता है प्रीलिम्स का, और सीसेट अगर मेरा कमजोर है तो सीसेट पर भी मैं ध्यान दे सकता हूं। नाउ इसी में करंट अफेयर्स पे आते हैं। तो करंट अफेयर्स में मेरी एडवाइस ये है, आई विल टेल यू 3 थिंग्स, उसमें से अपने स्वाद अनुसार यू कैन पिक एटलीस्ट 2, है ना? मैं किसी तरीके से 3 भी कर लेता था, बट उसमें कुछ बहुत सारे इफ्स एंड बट्स थे। हाउ आई टेल यू, आई वुड नेवर मिस द न्यूज़पेपर। ऐसे कौन लोग हैं जिनको लगता है न्यूज़पेपर का इंपॉर्टेंस नहीं है?
शर्माना नहीं है बोलने में, जस्ट बिकॉज आई हैव सेड नेवर मिस द न्यूज़पेपर, बोल सकते हैं, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ देखो प्रीलिम्स में देखा जाए तो अगर कोई बहुत अच्छा है पढ़ने में, रीड करने में, मगअप करने में, तो हो सकता है उसके लिए प्रीलिम्स में नहीं हो न्यूज़पेपर का इंपॉर्टेंस। लेकिन न्यूज़पेपर, स्लम डॉग मिलियनेयर देखिएगा, वो वाले मोमेंट्स होंगे न्यूज़पेपर से। स्लम डॉग मिलियनेयर में उसको होता है ना, क्वेश्चन पूछा किसी ने एंड यू डोंट नो हाउ दैट समथिंग वाज पास्ड थ्रू यू और इन फ्रंट ऑफ यू दैट यू नो द आंसर। न्यूज़पेपर माइट जस्ट डू दैट टू यू। First benefit. Second benefit, it gives you a thought process. It teaches you the analytical capacity, capability to make you a good independent officer, because this is an exam which will include mains also and interview also later. और ये 1-2 दिन में या 2 महीने में नहीं आती। तो न्यूज़पेपर एक ऐसी चस्का है जो मैं आज तक नहीं छोड़ पाया हूं। ठीक है, न्यूज़पेपर से ये फायदे हैं। दूसरा, न्यूज़पेपर विल हेल्प यू मैप कि मुझे कौन से टॉपिक पे एग्जैक्टली ध्यान देना है। क्लियर? अब मैं जो सजेशन दे रहा हूं, न्यूज़पेपर में रोज पढ़ूंगा। अब मैं न्यूज़पेपर रोज कैसे पढ़ूंगा? मैं जो चीजें डेली करंट अफेयर्स में पढ़ने वाला हूं, मैं वो न्यूज़पेपर में बिल्कुल ध्यान नहीं दूंगा। जैसे एसएनटी में कुछ आया हुआ है कि ये हुआ, इकोनॉमी में कुछ आया हुआ है ये हुआ, अब यू नो फॉर श्योर कि ये तो होगा मेरे न्यूज़पेपर उसमें, करंट डेली करंट अफेयर्स में इतना एक्सपीरियंस हो जाता है। डोंट रीड दैट। वो न्यूज़पेपर में पढ़ने में टाइम वेस्ट मत करो। न्यूज़पेपर में व्हाट यू विल फोकस ऑन मोर इज कि इकोनॉमी में एनालिसिस, इंटरनेशनल रिलेशंस के एनालिसिस आर्टिकल्स, एडिटोरियल में ओपेड आर्टिकल्स, लीड आर्टिकल्स, और एसएनटी में अगर कोई रिसर्च चल रही है तो। ठीक है, यही आपका मेजर कंसर्न है इसमें, एंड दिस कैन बी डन इन मैक्सिमम 1 आवर। नाउ न्यूज़पेपर के नोट्स कैसे बनाऊं? न्यूज़पेपर के नोट्स होते हैं मेन स्पेसिफिक, क्योंकि पढ़ रहे हो ना डेली करंट अफेयर्स और मंथली मैगजीन्स, वो तो प्रीलिम्स के लिए पढ़ ही रहे हो, उसी को कट शॉर्ट करके प्रीलिम्स का बना लोगे, उसी में अंडरलाइन कर लोगे, उसी के साइड में लिख लोगे, उसका थोड़ा सा क्रिस्प बना लोगे, तो प्रीलिम्स का तो काम उससे हो जाएगा। मेन स्पेसिफिक नोट्स न्यूज़पेपर से कैसे बनते हैं? मान लो यू रीड अबाउट कि लेफ्टिनेंट गवर्नर और अरविंद केजरीवाल के बीच में कुछ चल रहा है। नाउ यू वुड जस्ट डू कि ओके आई वुड मेक अ हेडिंग इन वन ऑफ द पेजेस, और जो फिर टेक्स्ट हैवी है वो अपने आईपैड पे या सम प्लेस वो एक हेडिंग ओपन कर देगा, और आज जो उसने थोड़ा बहुत पढ़ा उसमें लिख देगा। एक ही दिन में पूरा नोट कंप्लीट नहीं करना। अब आज ही मैंने पढ़ा तो उसके साथ साथ मैं क्या कर सकता हूं, कॉन्स्टिट्यूशन के किस किस आर्टिकल इसको अफेक्ट करते हैं वो लिख लूंगा। उसके अलावा इसके ऊपर कुछ जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स आ चुके हैं क्या वो लिख लूंगा। इसके अलावा ऐसे केसेस कुछ और इंडिया में हो चुके हैं क्या वो लिख लूंगा। ये मैंने आज कर लिया। उसके बाद चलो और मन हो रहा है तो थोड़ा सा लिख लूंगा कि ऐसा होते रहने से क्या क्या फायदे हैं इंडियन डेमोक्रेसी को, क्या क्या नुकसान है, और इनको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं। एक अच्छा नोट तैयार हो गया। अब आगे कुछ दिनों में इसके ऊपर दिस इज एन ऑनगोइंग इशू, इट विल कीप इवॉल्विंग, यू विल आल्सो कीप इवॉल्विंग, एडिंग इन योर नोट। ठीक है, दिस इज द वे ऑफ मेकिंग अ नोट फ्रॉम न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर पढ़ूंगा रोज, डेली करंट अफेयर्स पढ़ूंगा रोज। ये पढ़ने के बाद डेली करंट अफेयर्स का ही कंपाइलेशन मंथली मैगजीन होती है। तो मंथली मैगजीन अब वो तीसरी सोर्स हो रहा है, आई वुड वांट मेजर पीपल टू जस्ट डील विद टू। तो मंथली मैगजीन का इंडेक्स देखूंगा, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, अच्छा ये वाला याद नहीं आ रहा। क्लियर बात हुई, समझ आई? दिस इज व्हाट आई एम सजेस्टिंग फॉर न्यूज़पेपर। तो पहले इस पे आप आते हैं कि पहले वो चीज कर लो जो डरा रही है। डरा रही है मतलब पीपल हैव अ फियर ऑफ से एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री का बहुत लोगों में मैंने सुना है फियर होता है, तो पहले उसको निपटा दो, क्योंकि क्वेश्चन तो आते हैं उससे। तो 2 चेक रखने हैं, आई हैव अ फियर ऑफ दिस एंड दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम। साइंस एंड टेक, आर्ट्स बैकग्राउंड पर्सन हूं मैं, आई हैव अ फियर ऑफ साइंस एंड टेक। तो अब क्या उसके लिए मैं 6 साल की एनसीईआरटी पढ़ने लग जाऊं? नाउ यू हैव टू चेक, डू यू हैव अ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, मतलब इज इट रियली हेल्पिंग यू द नंबर ऑफ क्वेश्चंस, एंड आल्सो चेक क्या इतना पढ़ने के बाद भी मेरे में इतना कॉन्फिडेंस आ पाएगा जितना मैं वो क्वेश्चन कर लूंगा। अपने ऊपर भी ध्यान दो इस चीज के लिए कि क्या मुझ में वो हो पाएगा, मुझसे हो पाएगा। तो यू हैव टू सेट अ क्लॉक कि नहीं मुझसे ये वाला तो नहीं हो पाएगा, तो ठीक है आई विल नॉट ट्राई टू फोकस ऑन समथिंग आई एम स्कैर्ड ऑफ, बट आई आल्सो नो इवन इफ आई वर्क फॉर 2 मंथ्स ऑन इट तब भी कुछ ज्यादा एग्जाम पे फर्क नहीं पड़ेगा, देन लीव इट। ठीक है, नाउ अपने स्ट्रेंथ्स को कंसोलिडेट करो। ज्योग्राफी बहुत अच्छा लगता है, पॉलिटी बहुत अच्छा लगता है, मुझे लगता है मैं उसके अंदर बिल्कुल गलती नहीं करूंगा। नाउ कंसोलिडेट दैट बिकॉज़ दीस आर कॉन्फिडेंस यील्डिंग फीचर्स, सब्जेक्ट्स। यही एग्जाम में तुम्हें कॉन्फिडेंस बूस्ट करेंगे, और इन जनरल भी प्रिपरेशन में कॉन्फिडेंस बूस्ट करेंगे। जब वो लगता है ना कोई भी इधर उधर से आवाज सुनाई आएगी कि इसके अंदर क्या होगा, एंड यू वुड नो कि ठीक है ये तो मुझे आता है, दिस विल गिव यू अ लॉट ऑफ सेल्फ बिलीफ कि हाँ मैं कर लूंगा। तो अब इनको पकड़ के खत्म कर लो, देन यू विल डू दी अदर पार्ट्स जो कि करंट अफेयर्स के साथ होते हैं, जो उसके साथ अप्लाइड पैटर्न्स होते हैं करंट अफेयर्स के साथ की। ठीक है, इस बार बायोलॉजिकल रिजर्व्स बहुत ज्यादा न्यूज में आ गई हैं, या इस बार एक्स चीज बहुत ज्यादा न्यूज में आ गई है, तो नाउ यू फोकस ऑन दीस पार्ट्स व्हिच वर नॉट इन योर स्टैटिक थिंग, neither in your strength thing, so now I'll cover that also. Now 6+1 रूल इज कि 6 दिन पढ़ना है और 1 दिन रिवाइज करना है। 6 दिन पढ़ी हुई चीज एकदम साफ हो जाएगी अगर 1 दिन एटलीस्ट रिवाइज नहीं किया उसको, जस्ट 6 दिन के बाद। तो 6+1 तो रूल बना ही लो, अदरवाइज देयर इज नो पॉइंट इन रीडिंग। हाँ मतलब इफ समवन इज दैट ग्रेट, जो स्वामी विवेकानंद वगैरह होता हुआ करते थे कि एक बार पढ़ के ही हो जाएगा तो अलग बात है, बट अदरवाइज आई वांटेड टू रिवाइज थिंग्स एवरी 7th डे, सो आई वुड डिवोट टाइम ऑन दैट। और उससे क्या होता है, पिक्चर मेमोरी बन जाती है। जब आप अपने नोट्स के और अपने मटेरियल की जैसे रिवीजन 7th डे करते हो, फिर एक बार और बाद में कर लेते हो, तो उसकी पिक्चर मेमोरी सेट हो जाती है। क्लियर? अब कोर्स करेक्शन ऑफ द प्लान से मेरा मतलब यह है कि जब एथलीट होता है ना, तो एथलीट को पता होता है पहले कि मेरा कंपटीशन इस तारीख को होगा, तो उसके पहले अपनी पूरी प्रिपरेशन करता है। जैसे नीरज चोपड़ा वुड स्टॉप प्रैक्टिसिंग 3 days बिफोर द इवेंट, फाइनल इवेंट, क्योंकि अब उसको चाहिए एनर्जी पुश पंप, सो दैट जो एक ट्रैजेक्टरी पे उसकी बॉडी की फटीग लेवल चल रहा है वो एकदम अपने पीक पे जाके पहुंच जाए जिस दिन वो कंपटीशन हो। तो प्रीलिम्स इज योर कंपटीशन, योर प्रिपरेशन शुड रीच द पीक हियर। अगर आपने उस पीक पे एक प्लेटू बिता लिया ना बिफोर प्रीलिम्स कम्स, तो फिर एक वो फॉल आ जाएगा। फॉल मतलब आप बोरियत फील करने लगोगे, यही तो पढ़ता आ रहा हूं, अब क्या और कितने दिन क्या पढ़ लो, कितने दिन और पॉलिटी पढ़ लो। So reach the right peak, pace your prelims preparation, your question solving, everything through this mapping कि मेरे को सीधे prelims के वाले उस टाइम पीरियड में पीक करना है। ठीक है, सब लंच करके आए लग रहा है।
तो टेपरिंग डाउन से बचने के लिए हमें राइट टाइम पे पीक करना है। ये मैंने बता दिया, न्यूज़पेपर स्लमडॉग मिलियनेयर वाला यूटिलिटी है इसकी। अब एग्जामिनर ना करंट अफेयर मंथली तो पढ़ता नहीं है, वो तो न्यूज़पेपर पढ़ता है, इसीलिए न्यूज़पेपर पढ़ना इंपॉर्टेंट है। न्यूज़पेपर में भी कई बार ये भी आप लोग को रहता है ना कि हिंदू की एक्सप्रेस, ये भी बहुत ज्यादा दिमाग में क्वेश्चन उठता है। हाउ मेनी ऑफ यू रीड हिंदू? हाउ मेनी ऑफ यू रीड एक्सप्रेस? नाउ हाउ मेनी ऑफ यू हैव अ सबकॉन्शियस इंक्लिनेशन एज अ राइटिस्ट? सबकॉन्शियस इंक्लिनेशन एज अ लेफ्टिस्ट? तो जो लेफ्टिस्ट है वो एक्सप्रेस पढ़ लेना, और जो राइटिस्ट है वो हिंदू पढ़ लेना, बैलेंस हो जाएगा। मेरी बात समझे? If you keep reading the view you already have, then you will not have the pleasure of getting an adversarial view. So, to get an adversarial view, read something which your view doesn't match to. Then you will create a balance. ठीक? अब हाँ, मैं बोलता हूँ जनरली न्यूज़पेपर 15 दिन बिफोर द एग्जाम तक पढ़ना चाहिए। क्यों पढ़ना चाहिए? पहली बात तो स्लमडॉग मिलियनेयर में मेरा बहुत बिलीव था। मेरे को कई बार ऐसा हुआ पेपर में कि पढ़ी हुई चीज से एकदम से मेरा गैस बैठ गया पेपर में, जो कि एकदम स्लाइट नॉलेज थी मेरे को जिस चीज की। नाउ न्यूज़पेपर कब पढ़े, किस टाइम पे पढ़े? तो सुबह सुबह ना इंसान के अंदर क्यूरियोसिटी होती है, क्या हुआ होगा कल के दिन में, तो उस सुबह नहीं पढ़ना। क्यूरियोसिटी में आप टाइम वेस्ट कर देते हो, ज्यादा टाइम बिता देते हो। तो जब क्यूरियोसिटी खत्म हो चुकी हो शाम को, तब न्यूज़पेपर पढ़ना। अब क्यों क्यूरियोसिटी नहीं है, वो 2-3 अगर जो अभी भी सोशल मीडिया पे है उसको तो उसी में दिख जाएगा, और जो नहीं है वो सुन लेगा, तो वो तब तक खत्म हो चुकी होगी। फिर न्यूज़पेपर पढ़ो तो सिर्फ एक्चुअल जो काम की चीज है उस पर ध्यान दे रहे होंगे। ठीक है? हाँ, किस किस का इस पे भरोसा है? ट्रिक्स पे। ट्रिक्स चलती है कि नहीं चलती? चलती है। कौन कौन कह रहा है ट्रिक्स चलती है? अच्छा ठीक है, चलो ट्रिक्स चलती है मान लिया, और ट्रिक्स यूनिवर्सल होती है क्या? सो इफ एनीबॉडी इज टेलिंग यू दैट ये कर लेना और इससे क्वेश्चन ठीक हो जाएगा, तो नहीं। जब कोई चीज सेम चीज सबके लिए ऑब्वियस नहीं है, सबके लिए एक्सेप्शन नहीं है, तो कोई ट्रिक सेम सबके लिए कैसे हो सकती है? तो ट्रिक्स आप विद द कोर्स ऑफ सॉल्विंग मेनी टेस्ट बाय सेटिंग योर ओन क्वेश्चंस डेली, उससे धीरे धीरे एक सबकॉन्शियस रियलाइजेशन होगा कि मेरी ये ट्रिक है। जैसे मैं अभी अपनी ट्रिक शेयर करूंगा ना, तो यू विल गेट बायस्ड टुवर्ड्स माय ट्रिक। हाँ, मैं भी करके देख लेता हूँ अपनी खुद बनानी। जैसे अब हाँ, एक रूल मैं जरूर बता सकता हूँ मैथमेटिक्स की वजह से, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है पेपर में, 4 ऑप्शन है। प्रोबेबिलिटी के हिसाब से अगर बात करें तो अगर मैंने एक ऑप्शन नेगेट कर लिया, 3 में से एक कर रहा हूं और एक अच्छे सैंपल स्पेस पे कर रहा हूं, तो एटलीस्ट 0 पे तो आई जाऊं प्रोबेबिलिटी के हिसाब से, है ना? और थोड़ा पढ़ाई की हुई है, थोड़े से अपने सबकॉन्शियस गेसेस के ऊपर अगर भरोसा है तो पॉजिटिव भी आई जाऊंगा। तो आई यूज्ड टू हैव दिस। नाउ डोंट फॉलो मी व्हेन आई से दिस। मेनी ऑफ माय फ्रेंड्स हु आर इन सर्विसेज नाउ हैव नॉट डन दिस। वो 70-80 अटेम्प्ट करते थे, बट आई हैव ऑलवेज अटेम्प्टेड मोर देन 90-95 क्वेश्चंस, क्योंकि मैं वो सैंपल स्पेस बढ़ाता था। जब मैं 1/3 प्रोबेबिलिटी पे हूं ही, तो व्हाई नॉट उसको 5 से मैं 10 और 20 तक भी लेके जाऊं। जब मैं एक सेम लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस पे एक्स क्वेश्चन कर रहा हूं, तो सेम लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस से वाई क्यों छोड़ू? उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना, है ना? कि ऐसा नहीं कि मैं पॉलिटी में ले लूंगा गैस, नहीं इकोनॉमी में नहीं लूंगा। एक ऑप्शन नेगेट कर लिया था अपन ने, लेकिन तब भी छोड़ दिया। नाउ दूसरी दिक्कत क्या होती है कि अब जो ये 2 पेयर 3 पेयर क्वेश्चन आ रहे हैं ना, इसके अंदर ये चल नहीं पाता, क्योंकि 4 थे मान लो स्टेटमेंट्स, उसमें से उसने आपको पता है कि एक तो पक्का गलत है, अब 3 स्टेटमेंट्स के बारे में पता नहीं, अब वो क्वेश्चन है 2 पेयर 3 पेयर कौन से सही है। अब अपन अभी भी 1/3 पे नहीं आए, तो डोंट फूल योरसेल्फ हियर। 1/3 प्रोबेबिलिटी ऑप्शंस में आनी चाहिए, देन यू विल अटेम्प्ट इट, दिस यू विल नॉट अटेम्प्ट अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो ऐसे क्वेश्चन से बहुत ज्यादा फिर फ्लूक्स नहीं लेने। तो वही मैं बोला था शुरू में, एनालाइज द पेपर, पहले 5 मिनट पढ़ के देख लो कि किस टाइप का पेपर। इसके अंदर मोस्ट स्टूडेंट्स विल फाइंड इट रियली रियली डिफिकल्ट, देन आई शुड नॉट पुश माय सेल्फ एंड अटेम्प्ट 97 क्वेश्चंस, आई कैन सेटल एट 80-85, है ना? तो ये वाला काउंट और ये वाली रियलाइजेशन जो हमने शुरू में विवेकानंद की कोट पढ़ी थी, ये कर लेना बाय गिविंग अ लॉट ऑफ टेस्ट्स। टेस्ट खूब दो, और टेस्ट खूब दो से मेरा मतलब है कि टेस्ट का एनालिसिस भी होना चाहिए, और टेस्ट का एनालिसिस ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस ये क्वेश्चन आया था गलत हो गया इसका मैंने एक्सप्लेनेशन पढ़ लिया, नहीं। यू हैव टू फिगर इट आउट कि मैंने एग्जैक्टली ये गलती की तो क्यों की। मान लो मैंने एंटी डिफेक्शन पढ़ रखा था, मान लो मैंने इसके अंदर गलत मार्क कर दिया 6 महीने वाला क्लॉज, तो नाउ गो इन डीप डाइव इनटू योर थिंकिंग कि मैंने अगर ये किया तो व्हाट वाज आई थिंकिंग, बिकॉज़ अंटिल एंड अनलेस यू डू दैट यू विल नॉट बी एबल टू एग्जैक्टली फिगर आउट कि हाउ डज योर ट्रिक वर्क्स। अब ट्रिक वर्क के लिए एक और सजेशन छोटा सा दे देता हूं, अभी अगर क्लियर नहीं होगा तो सब्सिक्वेंटली वी विल इंटरैक्ट, कीप इंटरैक्टिंग। जब भी क्वेश्चन करोगे, पेपर सॉल्व करोगे, तो उसके ऊपर क्लासिफिकेशन करो। क्लासिफिकेशन करो से मेरा मतलब है कि मान लो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 वाज वेरी शॉर्ट, तो इसके ऊपर एस्टेरिस्क मार दिया। क्वेश्चन नंबर 2 में मैं 50-50 पे था, है ना? 2 ऑप्शन नेगेट हो गए थे, 2 बच रहे थे, इसके ऊपर हैश मार दिया। इसके अंदर मैंने एक ऑप्शन नेगेट कर लिया था, 3 में खेल रहा था मैं, तो इसके ऊपर मैंने प्लस साइन है जो भी कुछ मारना था मार दिया, ठीक है? ऐसे क्लासिफाई कर लिए। बाद में मैंने एनालाइज योर पेपर, तो लिखो कि मेरे एस्टेरिस्क की एफिशिएंसी थी 85%, मेरे हैशेस की एफिशिएंसी थी इतनी। किसी भी की भी एफिशिएंसी अगर लेस देन 33% हो रही है तो उसके ऊपर वर्क करना बहुत जरूरी है। वहां पे मतलब आपके गैसिंग गलत चल रही है, ठीक है? ये एनालिसिस करना है पेपर के बाद। और मैं मतलब मेरे हर प्रीलिम्स के एग्जाम में भी ये बना होता है, आई वाज सो कंपेल्ड बाय दिस एनालिसिस।
जबकि प्रीलिम्स के पेपर को एनालाइज करके क्या मिलेगा, वो तो रिजल्ट ही बताएगा। बट तब भी मैं कर रहा होता था, क्या ये छोड़ था, ये ऐसा था। सो ट्राई डूइंग दिस, ये सेल्फ रियलाइजेशन ऑफ अ ट्रिक विल बी एडेड थ्रू दिस। ठीक है, क्वेश्चन नाउ मैं एंड पे हूं, उसके बाद अब आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो। कर्सरी रीडिंग मैं बता चुका हूं, कर्सरी रीडिंग नहीं करनी, रादर ऑप्ट फॉर नो रीडिंग। लास्ट में 3 दिन पहले किसी ने बोला वो पढ़ा है तूने, एंड यू नो फॉर श्योर कि ये पढ़ भी लूंगा तो मैं भी दोबारा रिवाइज नहीं करवा पाऊंगा। डोंट गो फॉर इट। 0.66 मार्क्स में नेगेटिव होते हैं उससे पक्का। ठीक है, डिफरेंशिएट बिटवीन इंस्टिंक्ट्स एंड कंपल्शंस। इंस्टिंक्ट्स क्या होते हैं, रोड क्रॉस कर रहे हैं हम, इधर से गाड़ी आ रही है और आपने कोई कैलकुलेशन नहीं की शीट पे, लेकिन आपने ये गेज कर लिया कि बिफोर दिस कम्स आई विल क्रॉस द रोड, दिस इज एन इंस्टिंक्ट। कंपल्शन क्या है, सामने देयर इज समवन यू रियली लाइक, देयर इज अ कार कमिंग फ्रॉम हियर and this person is walking away and probably you will miss this person if you waited for the car to go. Now you are compelled to cross the road and she or he won't even come to see you in the hospital. ठीक है, तो ये कंपल्शन पेपर में नहीं करनी। एक बार पढ़ी थी या सुनी थी ये बात मैंने, बट मेरे को अभी आंसर तो याद नहीं आ रहा है, बट पढ़ी थी तो मार ही देते, ये नहीं करेंगे। अब तो टाइम खत्म हो गया, लास्ट के 5 बच रहे हैं, चलो सबका ज्यादा डी चल रहे थे, ये नहीं करना। ठीक है, सेल्फ बिलीव बहुत ज्यादा चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए खुद के ऊपर, इवन इफ इट मेक्स यू फेल नो वरीज, वी हैव आवरसेल्व्स टू ब्लेम। ठीक है, मल्टीपल रिवीजन करने हैं। अब मल्टीपल रिवीजन हो सकता है कई बार कोई बोले 20 बार कर लेना, तो प्रैक्टिकली तो मैं भी नहीं कर पाया कभी, तो एटलीस्ट 3 बार तो स्टैटिक सोर्स रिवाइज हो जाना चाहिए एटलीस्ट, उससे कम में नहीं चलेगा, उससे ज्यादा तो जितनी बार कर लो अच्छा है। नाउ 3 टाइम्स वर्कड फॉर मी, हो सकता है कोई तो मुझसे ज्यादा तो नहीं होगा, पर अगर कम हो तो ज्यादा बार कर लेना। ठीक है, एंड कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी का कोई सप्लीमेंट नहीं है पेपर में। अगर आप हाफ नॉलेज से जा रहे हो, विदाउट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जा रहे हो, तो प्री निकल भी गया तो कोई मतलब ही नहीं है, मेंस हो जाएगा। तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे नेवर कॉम्प्रोमाइज, इवन इफ यू हैव टू स्लीप फॉर जस्ट 3 आवर्स अ डे फॉर नेक्स्ट 15 डेज, डोंट केयर अबाउट इट। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी का कोई बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करना उस पर। थैंक यू। हाँ, क्वेश्चंस, एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट कम्स टू योर माइंड। या कुछ छोड़ा ही नहीं मैंने। हाँ, यस। इतनी ज्यादा रोक लर्निंग है ना एनवायरमेंट और इकोलॉजी में कि प्रैक्टिकली मुझसे तो कभी नहीं हुई। मतलब 55-60 रामसर साइट्स मुझे तो याद भी नहीं कितनी है, कितनी है। नाउ देयर वुड बी सम ऑफ यू जो कि बहुत ज्यादा महानुभाव होंगे जो याद कर लें उनको, बट आई वुड ओनली रीड जो पिछले 2 साल में बहुत ज्यादा न्यूज में रही। तो ये है पर्सपेक्टिव मैपिंग, है ना। नेशनल पार्क कितने सारे हैं इंडिया में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कितनी सारी हैं, जो स्पीशीज फाइंड आउट हो रहे हैं वो कितने सारे हैं, तो वेयर विल यू फोकस मोर, जो रिसेंट है न्यूज में रहे हैं। मान लो एक पर्टिकुलर सेंचुरी वाज इन न्यूज फॉर सम रीजंस, या फॉरेस्ट फायर हो गई थी वहां, या फिर कोई कोर्ट केस हो गया वहां, या फिर फ्लड्स आ गए वहां, सिक्किम में आ गए। सिक्किम में कितनी सेंचुरी है, सिक्किम की सेंचुरीज में कौन कौन से एनिमल्स हैं। नाउ दिस शुड बिकम इंपॉर्टेंट। ऑल्दो फ्लड्स आए वहां, वो जियोलॉजिकल कांसेप्ट था, डिजास्टर मैनेजमेंट का था, बट अब उसको एनवायरमेंट में मैप करो कि वहां की कितनी स्पीशीज इंडर हुई होंगी, वहां की एंडेंजर्ड स्पीशीज कौन कौन सी थी, कौन कौन सी सिर्फ इन सिटू वहीं पाई जा रही थी, एंड ऑल दैट। नाउ दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट। समझा? ही रेज्ड हिज हैंड फर्स्ट। हां, भाई का क्वेश्चन ये है कि जो मैंने बोला है उसके उसमें वो सब कुछ फॉलो तो कर रहे हैं एक्सेप्ट रीडिंग द न्यूज़पेपर, एंड ही सेइंग कि 10% लोग ही प्रीलिम मेंस दे रहे हैं, तो और क्या चीजें हैं जो उसके अंदर बाधा पैदा कर सकती हैं। यार एक तो कई बार हम खुद ही भटक जाते हैं अपने प्लान से, कई बार हमें अपने प्लान पे भरोसा नहीं होता, हम उसी को डाउट कर रहे होते हैं। फिर कई बार क्या होता है कि आसपास की बातों से हम बहुत ज्यादा भटकने लगते हैं, मतलब किसी ने बोल दिया यार ये नहीं पढ़ा तुमने, और हम अपना प्लान छोड़ के उसको पढ़ने लग जाते हैं। चौथा, कई बार हमारा प्लान ही गलत होता है, हम रिवीजन ही प्रॉपर नहीं कर रहे होते, हमने ओवर फोकस दे दिया कुछ चीजों को और कुछ को टोटली नेगेट कर दिया। मान लो आपने टोटली डिस्काउंट कर दिया इकोनॉमी को, और इकोनॉमी से 20 क्वेश्चन आ गए, आपने टोटली डिस्काउंट कर दिया एंशिएंट कोर्स से इतने सारे क्वेश्चन आ गए, या फिर यू पैनिक्ड इन द एग्जाम, सब कुछ सही करा था,
एग्जाम में जाके पैनिक कर गए। एग्जाम में जाके पैनिक कैसे कर गए कि आपको एक ऐसा सेट मिल गया जिसके अंदर शुरू के 20 क्वेश्चन ऐसे थे जो आपको नहीं आते थे, एंड नाउ यू स्टार्टेड पैनिकिंग, नाउ यू ऑलरेडी लॉस्ट द बिलीव दैट यू विल बी क्लियरिंग। सॉरी, हिंदी में बोलना था। मतलब हाँ, मतलब अपन ने अब अपने ऊपर ही भरोसा छोड़ दिया है कि हमें ये एग्जाम क्लियर कर पाएंगे। हम ऑलरेडी सोच करके चल रहे हैं अगले साल क्या करेंगे पेपर में। तो यही कुछ चीजें हैं जो भटका देती हैं हमें, और फिर कुछ सुपरफिशियल चीजें भी भटका देती हैं जिंदगी में, वो रोड क्रॉस करने वाली। हाँ, कई बार यार हमारी भी वही बात हो ना कि मेरे लिए 3 रिवीजन काफी थे, पर हो सकता है किसी के लिए 3 में काम बात ना बने, पर वो 3 ही कर रहा था, तो उसकी रिकॉल कैपेसिटी वहां डेवलप नहीं हो पा रही थी। यही तो रिवीजन है, यही मैं बोल रहा हूँ। ऐसा होगा कि ये तो पढ़ा था और अब याद नहीं आ रहा, लेकिन मैं मार्क जरूर करके आऊंगा कि पढ़ा था। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको भले 3 बार पढ़ भी लिया, लेकिन मैंने पर्सपेक्टिव में नहीं पढ़ा। जैसे मैंने उसको बोला ना कि आपने अगर पता चल, आप इस सोच के साथ हो कि ये पूछता है नॉर्थ साउथ अरेंज कर दो, या फिर कई बार पूछता है कि भाई ये वाले सी के आसपास कौन सी कंट्री है, आपको अगर पता है कि क्वेश्चन किस फॉर्मेट में आ रहा है और आपने वैसे पढ़ लिया है तो आप सही कर जाओगे, बट अदरवाइज आपने पूरा पढ़ भी लिया है और क्वेश्चन के फॉर्मेट में नहीं पढ़ा है तो आप वहां पे कंफ्यूज कर जाओगे। तो यहाँ पे 5% लक बोल सकते हैं कि किसी ने उस तरीके से सोच लिया था पहले। इस बात का जवाब अगर मैं टोटल उससे दे देता, मतलब कंक्लूसिवली, तो सभी कर लेते, मतलब अगर मेरे पास होता। हाँ, पहले पहले रुको, पहले बोलता। ऐसी थोड़ी आईएएस बना देंगे। न्यूज़पेपर करना है, दैट इज वेयर प्लान कम्स इन। नो, दैट इज वेयर प्लान कम्स इन। मान लो, आई टेल यू, मैंने मार्क किया कि मुझे मैंने सारे सब्जेक्ट लिखे, मैंने मार्क किया कि मैं इस सिलेबस के टॉपिक से ये वाली सोर्स पढ़ूंगा, इस सोर्स से पढ़ूंगा, इस सोर्स में है 200 पेज, मैं पढ़ता हूँ 20 पेज 1 घंटे में, तो मैं ये पढ़ लूंगा 10 घंटे में। फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं इस चीज को 10 दिन में खत्म करना ही है मुझे, तो मुझे 1 घंटा पर दिन तो इस चीज को देना ही पड़ेगा। ऐसे करते करते पूरे प्लान के आवर्स कैलकुलेट करो। न्यूज़पेपर रिक्वायर्स 1 आवर, डेली करंट अफेयर्स रीडिंग रिक्वायर्स हाफ एन आवर, देन मंथली करंट अफेयर पढ़ूंगा फर्दर हाफ एन आवर, अगर पूरे मंथ में पढ़ूंगा तो 2 घंटा आ गया, ऑफलाइन पढ़ूंगा 2 घंटे, 2 घंटा और गया। नाउ प्रैक्टिस करूंगा इतना टाइम, तो ऐसे राशनिंग करनी पड़ेगी, बहुत स्ट्रिक्टली करनी पड़ेगी, सो मच सो दैट कि एवरी मिनट यू वेस्ट तुमको ये रियलाइजेशन होना चाहिए कि वो 2 पेज छूट गए। और फिर कुछ चीजें, एक ऐसा भी समय, हाँ, एक ऐसा समय आएगा जब आपको वो जो रोड के उस पार वाले को जाने देना पड़ेगा, तो फिर प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी। मतलब देन यू हैव टू प्रायोरिटाइज व्हाट आई कैन मिस एंड व्हाट आई कैन नॉट मिस। इसलिए मैंने वो बताया था ना कि पहले स्टैटिक पकड़ लो, फिर ये पकड़ लो, फिर वो पकड़ लो। अभी रुको भाई। हाँ, देखो ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लेता ना यूपीएससी की 100 रिपोर्ट किसने निकाली थी, ऐसा पूछ सकता है। नहीं होते ज्यादा डीप मेरे को, मतलब आई वुड लाइक टू डिफर। करंट अफेयर्स के जो डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं वो बड़े सुपरफिशियल होते हैं। वुड यू एग्री? और वो इतने सुपरफिशियल होते हैं कि हम, मुझे लगता है, अननेसेसरीली डीप पे जा रहे होते हैं, बिकॉज एंड देन वी एंड अप कंफ्यूजिंग आवरसेल्व्स। हमने आर्बर डे फाउंडेशन ने एक रिपोर्ट निकाली, ट्रीसिटी घोषित कर दी, उसके बाद हम उसके इतना अंदर घुस गए कि हम मेन मुद्दा भूल ही गए थे कि भाई आर्बर डे फाउंडेशन ने निकाली थी ट्रीसिटी रिपोर्ट। नहीं, हम तो अंदर चले गए, हैदराबाद ने कितने प्लांटेशन कर लिए थे और क्या क्या ड्राइव कर लिया, हम बहुत अंदर चले गए और क्वेश्चन कहीं बहुत ऊपर से था। हम्म 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 मैंने 2 अटेम्प्ट दिए वर्किंग के साथ। इट इज डिफिकल्ट, कीप कॉम्प्रोमाइज, एंड यू विल हैव टू डू सम इनजस्टिस टू द जॉब यू आर डूइंग। तब ये करना पड़ेगा। हाँ, एक साल एटलीस्ट, जून जून से अगले अप्रैल तक। हाँ, एक्सेप्शंस पे ध्यान दो। मैं बोल रहा हूँ ना, पूरी बुक को रिकॉल कर पाना बहुत मुश्किल है। उस बुक के अंदर से एक्सेप्शन उठाओ तो, और उसको अलग से तो लिख लो, और या फिर पहली बार में ऐसे मार्क करो कि ये तो नहीं छूटने चाहिए। मैप एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। मतलब मेरे को बहुत टाइम हो गया सब रिवाइज किए हुए, लेकिन 243 डी वाज फॉर रिजर्वेशन, 243 आई फॉर वाज फाइनेंस, मेरे को आज तक याद है। क्यों याद है? क्योंकि मैंने एक्रोनिम बना के रख लिया था। और क्यों रटा था? क्योंकि मुझे पता था मैं मेंस में यूज करूंगा इन्हें, मतलब मुझे यूटिलिटी पता थी, इसलिए मैंने मैप कर लिया कि कहां यूज करूंगा, कैसे की थी वो यूटिलिटी पता, क्योंकि मैंने उस बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे, मैंने देखा था कि उसमें मार्क्स मिल रहे हैं। तो इफ यू नो दैट, तो तुम्हें हर पेज पे एक खुद से रेडार क्रिएट हो जाएगा कि इसमें से ये आ सकता है, और उसके अंदर यू माइट फॉल्टर, बट दैट इज द चांस यू हैव टू टेक।
क्योंकि एवरी लाइन इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल टू रिमेंबर, एंड दैट इज व्हाई व्हाट ही सेड ना कि सब पढ़ के भी कुछ लोग क्यों रह जाते हैं, क्योंकि कई बार हमारा वो सही नहीं बैठ पाता। नहीं, नोट्स के अंदर से वो पार्ट्स जो उस एनसीईआरटी के उस पेज के लिए रेलेवेंट है उसको रादर इसमें ऐड कर लो, क्योंकि सिर्फ उन 100 फैक्ट्स को पढ़ोगे तो पेरिफेरल विजन टोटली चला जाएगा। If Arjuna didn't know that the fish eye was on a tree, then probably would not have hit the arrow. फिश आई देखनी जरूरी है, लेकिन ये भी पता होना चाहिए कहाँ है वो, कितनी हवा चल रही होगी, कितनी दूर है। ठीक है, यही इसीलिए एग्जाम टफ है ना, नहीं तो हम सभी आईएएस नहीं होते। हाँ, थोड़ा जोर से। बिल्कुल, मैं रैंडमली थोड़ी कुछ भी पूछने लग जाऊंगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मतलब लास्ट मैं बता रहा हूँ, लास्ट ईयर आई हैड सजेस्टेड स्टूडेंट्स सब पढ़ रहे थे रशिया यूक्रेन क्राइसिस, और सारे एंगल से पढ़ रहे थे, इतने एंगल से कि वहां की ज्योग्राफी के बारे में पढ़ लिया था, सीज के बारे में पढ़ लिया था, बट मोस्ट ऑफ द पीपल मिस्ड, एंड आई हैड स्पेसिफिकली सजेस्टेड टू पीपल, अगेन मैं अपनी सेल्फ अपलोड कर रहा हूँ कि इसका एथिकल एंगल पढ़ा क्या, और उसी पे क्वेश्चन आया, तो आ रहा सब उसी से, लेकिन उसको हर डायमेंशन से देखना पड़ेगा। हेलो, यस, पहले क्वेश्चन का जवाब, मेरे कॉलेज से एक बंदा था वरुण, उसने प्रीलिम्स के बाद ऑप्शनल पहली बार पढ़ा था और उसकी रैंक 30 आई थी, 30 ऑल इंडिया रैंक, लेकिन बस एक वही याद है मुझे, दैट आंसर्स योर क्वेश्चन, मतलब अगर बांध लोगे तो हो भी सकता है, बट रेयर है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या था? हाँ, होगी। बाकी नेक्स्ट सेशन में ले, अगर कोई बहुत ऐसा लग रहा है कि बहुत तेज है, बहुत वो तुम्हारा एक बार हो चुका भाई, नहीं अभी दूसरों का, कोई ऐसा लग रहा है कि ये इसके बिना रहा नहीं जा सकता नेक्स्ट सेशन तक? हाँ हाँ, मेनी टाइम्स, नहीं समझा मैं। हेलो, एक्सक्यूज मी, बस जल्दी निकालेंगे दोस्त। हाँ, तो देखो प्रॉब्लली वही गलती क्या हुई है ना कि सही पर्सपेक्टिव से नहीं पढ़ा था, पढ़ा तो था, तो रादर देन फोकसिंग ऑन व्हाई और हाउ आई डिड नॉट रीड दिस राइट, व्हाई की जगह हाउ आई शुड हैव रेड इट, जिससे सही होता है उस पे ध्यान दो। जैसे फंडामेंटल राइट आर्टिकल 15 पढ़ रहे हैं, एक्स वाई जेड ओनली, इसके बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, और किसमें नहीं करेंगे? एम्प्लॉयमेंट में नहीं करेंगे, एजुकेशन में नहीं करेंगे, हमने इस तरीके से पढ़ लिया। अब क्वेश्चन ने थोड़ा सा ट्विस्ट कर दी लैंग्वेज, और मैंने एक तरीके से ही पढ़ा था इसको, जिसकी वजह से मैं उस लैंग्वेज में फंस गया। सो व्हाट दिस मींस इफेक्टिवली इज यू हैड द नॉलेज ऑफ दिस पर्टिकुलर कांसेप्ट, बट तुमने उसको एक नैरो विजन से पढ़ लिया, उसको और मल्टीपल दूसरे तरीके से सीख के नहीं पढ़ा, इसीलिए टेस्ट सीरीज दे रहे हो। व्हेनेवर आई यूज्ड टू डू अ मिस्टेक इन टेस्ट सीरीज आई यूज्ड टू बी वेरी हैप्पी, मेरे गलत होता तो मेरे को अच्छा यही हो गई, नहीं तो वहां होती। अच्छा है ना, इसलिए तो दे रहे हैं कि मैंने एक तरीके से पढ़ा था, पढ़ी हुई चीज गलत हो गई, बहुत अच्छा हो गई, अब नहीं होगी, बस। हाँ, ये कुछ यस, खड़े होकर बोल दो, जोर से बोल दो। अच्छा लिखा हुआ है, अच्छा तब तक एक बात ध्यान दीजिए आप सभी लोग, कैसा था सेशन? ठीक, मेरे मुंह पे बुराई नहीं करेंगे। अभी लोग कैपेसिटी है बैठने की 1.5 घंटा, अगर आप चाहें तो मैं भी सेशन ले सकता हूँ, या फिर मैं नेक्स्ट सैटरडे या फिर कल प्रोबेबली। कितने लोग चाहते हैं कि सेशन कल हो? कितने लोग चाहते हैं कि सेशन आज हो जाए? कितने लोग चाहते हैं कि वही है कोई भाई नॉर्मल सेशन? देखिए आज जो एक्शन डिस्कस किया दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, और आप लोगों की पढ़ाई के ओरिएंट करने के लिए तो बहुत जरूरी था। एक आप लोगों का अकाउंट्स में ओरिएंटेशन वीडियो भी आ गया होगा, इंग्लिश में आ चुका है, मैंने डलवा दिया है, तो उसमें भी आप लोग देख लीजिएगा कि कोर्स कैसे चलेगा या प्रोग्राम कैसे चलेगा। इसके अलावा प्रीलिम्स कैसे चलेगा, अक्षय ने डिस्कस किया। उसके अलावा जो प्रीलिम्स में बाकी चीजें हैं, फॉर एग्जांपल टेस्ट सीरीज कैसे सोल्व करनी है, मैं पूरा पैटर्न सिखाऊंगा कि टेस्ट सीरीज को कैसे सोल्व करना है। फॉर एग्जांपल अक्षय ने एक बात बताई कि एनालिसिस करना है, ये लिखना है, मैं उसी में एड ऑन करके आगे की चीजें बताऊंगा कि आप रिवर्स इंजीनियरिंग कैसे कर सकते हैं। इंजीनियर है कोई आप में से? अच्छा, इंजीनियरिंग हो जाती है कि इंजीनियरिंग करी जाती है? तो ऐसे ही हम लोग रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे। आप लोग टेस्ट के थ्रू इतना पढ़ लेंगे, इतना सीख लेंगे, हो सकता है आप स्टैटिक के थ्रू, हो सकता है आप करंट के थ्रू या अपनी बुकिश नॉलेज के थ्रू उतना ना पढ़ पाए जितना आप शायद टेस्ट से सीख पाएंगे, और वो टेस्ट से मैक्सिमम कैसे सीखा जाता है वो मैं सिखाऊंगा। तो वो सेशन आज करें या कल करें, तो मैं बोर हो गए होंगे आधे लोग, नहीं हो, क्या बात है। तो ऐसे ही सेशंस हम लोग लगातार करते रहेंगे, है ना, याद रखिएगा। जो हो गए थे वो चले गए, हो सकता है उसमें से किसी को मजबूरी भी रही होगी, कोई रोड के पार वेट कर रहा है। ठीक है,
तो मैं कोशिश करता हूँ आई टेक द सेशन टुमारो, कल भी आप हमसे मिलिए, ठीक है, छुट्टी नहीं है। अरे टेस्ट का टाइमिंग मैं अभी बता देता हूँ, अभी मैसेज थोड़ी देर में आ जाएगा। वैसे दोपहर 12 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक आप टेस्ट अटेंड कर सकते हैं। टेस्ट ऑनलाइन मोड में होगा। दृष्टि लर्निंग ऐप पे आपके अकाउंट्स में जिसका कोर्स एक्टिवेट नहीं है वो पता कर ले, अगर नहीं है और इमरजेंसी है कि कल का टेस्ट कैसे दूंगा सर, अभी तो एक्टिवेट ही नहीं हुआ, कोई बात नहीं, हो जाएगा, बाद में अटेंड कर लेना, बट कल ऑनलाइन मोड में टेस्ट होगा दृष्टि लर्निंग ऐप पे, ठीक है। 2 टेस्ट होंगे, एक जीएस का होगा, एक सीसेट का होगा, और 100 क्वेश्चन जीएस के पेपर में होंगे, 80 क्वेश्चन सीसेट के पेपर में होंगे, और दोपहर 12 बजे से लेकर रात के, शायद टाइमिंग मैं मिस कर रहा हूँ, रात के 10 बजे तक आप उसे अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो टेस्ट के लिए इतना ही था। बाकी नेक्स्ट वीक हम लोग कोशिश करेंगे कि मेंस के टेस्ट भी इसमें फिट कर लेंगे कि आप लोग मेंस में भी कुछ ना कुछ लिखते रहें। लिखना बहुत जरूरी है, पढ़ना बहुत जरूरी है। इसके अलावा सेशन कर लेते हैं, ठीक है, आज ज्यादा हो जाएगा क्योंकि वो 1-1.5 घंटा और चल जाएगा। बाकी अक्षय भी कंटिन्यू करेंगे, इसके अलावा कुछ भी होगा अक्षय भी आते रहेंगे, मैं भी आता रहूंगा, आई ट्राई, और ये भी ट्राई करेंगे कि हम लोग सेशंस लेते रहें ताकि एक एंगेजिंग मेंटरशिप बने। और इसके अलावा जो हिम्मत टूटती है बीच में, हिम्मत टूटती है, वो हिम्मत बनी रहे ताकि प्रीलिम्स में हम लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करें, तो इसलिए हम लगातार एफर्ट्स करते रहेंगे, ठीक है। चलिए, क्या लाइब्रेरी अभी से लेके 15 जनवरी तक या 14 जनवरी तक 4 दिन बंद रहेगा, अभी बता देता हूँ। दिवाली पर रहेगा 11, 12, 13, और इसके अलावा 31 दिसंबर शायद बंद रहेगा, वो मैं कंफर्म कर दूंगा मैसेजेस के थ्रू। इसके अलावा 24 घंटा, मतलब 24 नहीं, सारे दिन लाइब्रेरी खुली है, ठीक है, कोई भी दिन बंद नहीं रहेगी लाइब्रेरी, अनलेस अनटिल कोई इमरजेंसी होती है, कोई मैसेज आपके पास आता है, ठीक है। संडे भी लाइब्रेरी ओपन है, सारे दिन लाइब्रेरी ओपन। टाइमिंग के लिए अभी डिसाइड नहीं किया भाई, जब मैं डिसाइड करूंगा तब करेंगे, ठीक है। बिफोर ये 3 क्वेश्चन लूं मैं यहाँ पे वीकडेज में भी शाम को आऊंगा और वीकेंड्स पे तो मिलता रहूंगा। सो एनी अदर इश्यूज यू हैव, प्रॉब्ली दीपांशु विल कनेक्ट अस ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप्स आल्सो लेटर ऑन, और अदरवाइज मैं आता रहूंगा, तो ऐसा नहीं है कि भाग जा रहा हूं, और वी विल हैव एम्पल टाइम टू डिस्कस थिंग्स, और सेशन भी करा लेंगे। नाउ आई विल टेक हिज क्वेश्चन। क्वेश्चन इज कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की नीड्स चेंज हो रही हैं एंड काफी ज्यादा लेंथी हो रहे हैं वो, हाउ शुड वी टैकल मोर पैसेजेस एंड गेट मोर आंसर्स राइट। देखो ऐसा होता है ना कि सबसे पहले तो एक कॉम्प्रिहेंशन में जनरली 2 डिस्प्यूटेड आंसर होते हैं, है ना। जनरली कोचिंग्स भी कई बार स्प्लिट होती हैं उस पर, ये होगा कि वो होगा। तो अपना एनालिसिस करो, डोंट डिपेंड ऑन एनीबॉडी। 5 साल के क्वेश्चन उठाओ, उसके अंदर उन 2-2 क्वेश्चंस को मार्क करो, उन 2-2 ऑप्शंस को, ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता था। देन ट्राई टू फाइंड अ ट्रेंड इन व्हाट यूपीएससी वाज चूजिंग। होगा ना कि यू विल फाइंड अ ट्रेंड कि जब इस टाइप के 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन हो रहा था तो इस टाइप का ऑप्शन यूपीएससी चूज कर रही थी। उस ट्रेंड से खुद को कस्टम कर लो। फर्स्ट थिंग दैट दिस इज यू विल डू। नाउ हाउ टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। न्यूज़पेपर में लेफ्ट एडिटोरियल आते हैं, उस पेज को, अगर ये ऐसा पेज है, इतने पे एडिटोरियल आया हुआ है, इसको ऐसे करना, फिर इसको ऐसे खोलना, ये जो भी सेंटेंस लिखा हुआ है 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। एक ग्लांस में इतना पढ़ना, दूसरे ग्लांस में इतना पढ़ना, रीड मत करना, डोंट डू एनी लिपसिंग। अपने आप को ट्रेन ऐसे करो दैट यू डोंट डू एनी लिपसिंग, यू जस्ट ग्लांस। इतना फास्ट ग्लांस करो कि एक बार ये हो जाएगा, देन रीड द क्वेश्चंस एंड देन यू वुड नो एग्जैक्टली वेयर टू फाइंड अ पर्टिकुलर आंसर। दिस टेक्स वेरी लेस टाइम, बहुत कम टाइम लगता है इसमें, और ये जनरली सिखाई जाती है वो कैट के प्रिपरेशन में, ये वाली एक्सरसाइज। तो दिस इज कोई नई बात नहीं बता रहा, ये करोगे तो ज्यादा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। और जनरली एक ऑप्शन तो ऐसा होता है कि बिना कॉम्प्रिहेंशन पढ़े भी नेगेट कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन है देयर आर मल्टीपल टॉपिक ऑफ मैथ्स, हाउ टू टैकल मैथ्स चैप्टर। हाउ टू टैकल मैथ्स के टॉपिक्स ना वो आपके ऊपर है, मतलब आपको क्या इजी लगता है पहले तो वो कर लो, जो पहले इजी लगता है वो कर लो पहले, ताकि उसका क्वेश्चन तो मुझसे छूटे ना। और आजकल क्या कर रहे हैं ना वो लोग, व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड द ट्रेंड, वो लोग जो ट्रेडिशनल टॉपिक्स थे, रेशियो प्रोपोर्शन या फिर परसेंटेज, इन सबसे डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, क्योंकि होता क्या है कि लोग इसकी ट्रिक्स प्रैक्टिस कर करके या फिर रट रट के भी कर ले रहे हैं। सो नाउ दे आर पुटिंग अप क्वेश्चंस व्हिच विल चैलेंज द इंटेलेक्ट ऑफ इवन आईआईटीएंस। जो नंबर सिस्टम से वो फ्रेश दिमाग लगवाना चाह रहे हैं, मतलब दे डोंट वांट कि बस मुझे पता है कि ये इक्वेशन लगा दो आंसर आ जाएगा, या ये प्रिंसिपल इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला लगा दो आंसर आ जाएगा, या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला लगा दो आंसर आ जाएगा। नाउ दे डोंट वांट दैट, दे वांट कि अगर कोई मैथ्स बोल रहा है कर रहा है तो उसको उसकी मेहनत करनी पड़े होती। सो ट्राई टू फिगर आउट द नंबर सिस्टम, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे जाओ। नोट्स मेंस के लिए क्वेश्चन है कि थीम बेस्ड बनाने चाहिए, मल्टी डायमेंशनल बनाने चाहिए, बिल्कुल सही बात है। इसलिए मैंने बोला था, किसको क्वेश्चन है, हाँ, इसलिए मैंने बोला था कि जैसे न्यूज़पेपर पढ़ लिया